ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की लाइव क्लास स्टार्ट है। क्लास स्टार्ट है आज की लाइव। जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए नोट्स मैंने डाल दिए हैं। विश्व श्रृंग नारदो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशर लोम सूर्यवन सूर्य कश्यपो भृगो पुलस्त्यो मनोर आचार्य पोलिसा सोनुको अंगिरहा गर्गो मरिचरित्ये तो ज्ञेया ज्योतिर्प्रवर्तका मल्ले चाहि वस्तनासो। नमस्कार जी। क्लासेस स्टार्ट है। आज तीसरी क्लास चालू है और जो बच्चे शेयर कर देना वीडियो को, शेयर कर देना। आप लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो को 8-10 ग्रुपों में, ज्योतिष वाले ग्रुपों में शेयर कर दो। ज्योतिष के ग्रुपों में जो जो ऐड है या किसी भी ग्रुपों में कहीं पे भी शेयर कर दो। क्लास स्टार्ट हो गई। आज 3rd क्लास है। कल मैंने जैसा कि पहले सबसे पहले तिथियों के बारे में पढ़ाई करा दी है, तिथियों से संबंधित, ठीक है। फिर उसके बारे में 27 ही नक्षत्र भी बता दिए गए हैं। 27 ही नक्षत्रों के जो जो देवता हैं, 28 नक्षत्र हैं टोटल। अभिजीत नक्षत्र एक एक्स्ट्रा नक्षत्र होता है, बहुत कम समय के लिए आता है, 2-3 घंटे के लिए मात्र 28वां नक्षत्र, तो उसके बारे में भी पढ़ा दिया गया है। अच्छा, कौन सा नक्षत्र किस ग्रह का नक्षत्र है इसके बारे में मैं अभी जानकारी दे दूंगा। कल जैसा कि हमने होरा के ऊपर पढ़ाई कराई थी कि प्रतिदिन सबसे ऊपर जो कक्षा है ग्रह की, सबसे ऊपर जो कक्षा है ग्रह की जिसमें कि शनि है, शनि से नीचे गुरु है, तो इस हिसाब से मंगल, रवि, शुक्र, इस हिसाब से नीचे जो क्रमशः वाइस एक एक ग्रह है, शनि से गुरु नीचे, उससे नीचे मंगल, मंगल से नीचे नहीं बृहस्पति, शनि के नीचे फिर मंगल, तो क्रमशः वाइस जो जो नीचे ग्रह हैं, तो जो पहला रविवार का दिन होता है तो उसकी पहली हो रहा है 1 घंटा, जो पहला घंटा होता है वो सूर्य का होता है, समझ रहे हैं। तो सूर्य से अब जो नीचे ग्रह, सूर्य से नीचे जिस प्रकार से कि चौथा ग्रह सूर्य, फिर उसके नीचे, सूर्य के नीचे कौन सा ग्रह है मैं बता देता हूँ। सूर्य के नीचे शुक्र है, शुक्र के नीचे बुध है और तथा बुध के नीचे चंद्रमा है। तो क्रमशः वाइस जो जो जिसके नीचे ग्रह है, तो पहली होरा जो होती है, पहली होरा समझ रहे हैं, वो सूर्य की होती है। तो दूसरी होरा जो होती है सूर्य के बाद किसकी होती है, शुक्र की। उसके बाद तीसरी होरा होती है बुध की, चतुर्थ होरा होती है चंद्रमा की, फिर पंचम होरा होती है आकाश मंडल में शनि की। इस हिसाब से जब हम पंचम से लेकर 24 घंटों तक एक एक होरा चली जाती है, समझ रहे। कल होरा के बारे में पढ़ाई कराई है तो उसके बारे में अभी बताया जा रहा है कि जब पहली होरा शनि वो सूर्य की है, आज रविवार है, पहली होरा, पहली होरा किसको बोला जाता है, सूर्य उदय का जो पहला घंटा होता है। और होराएं जो प्रारंभ होती है, दिन जो प्रारंभ होता है वो सूर्य उदय से होता है। ज्योतिष शास्त्र में ये भी बता दूं, सूर्य उदय में दिन जो है, ऐसा नहीं कि रात्रि 12 बजे के बाद, जैसे 0 बजे के बाद अगला दिन हम लोग विज्ञान के हिसाब से चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। जहां पे भी सूर्य उदय जिस समय में होता है, जिसको दिन मान बोला जाता है, किसी भी राज्य में जैसे सब जगह थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का अंतर हो जाता है। पूरे भारत में 20-25 मिनट तक का भी अंतर हो जाता है पूरे भारत में सूर्य उदय का। तो जिस दिन का जो सूर्य उदय का टाइम होता है, उस दिन की वो हो रहा, उस दिन का प्रारंभ उसी दिन से, उसी समय से होता है। मान लीजिए कहीं पे सूर्य प्रारंभ हो रहा है उदय 6:33 से, 6:33 से सूर्य उदय जो है प्रारंभ हो रहा है, तो उस दिन जो है वो प्रारंभ जो हो रहा मानी जाएगी, वो 6:33 से मानी जाएगी। अब अगर सोमवार है तो पहली हो रहा सोमवार की होती है। अब मान लीजिए किसी को सूर्य का स्टोन पहनना है, रविवार है, तो वो क्या करेगा, जो सूर्य उदय की पहली हो रहा है उस हो रहा के घंटे के अंदर में ही पहनेगा, अंतराल में, तो ही उसे लाभ मिले, समझ रहे। अब सूर्य की पहली हो रहा, उसके बाद जो 6 हो रहा है और आएंगे, 1-1 घंटा और आएगा 60-60 मिनट करके, तो वो अलग अलग ग्रहों का आएगा। उसके बाद जब 7वें के बाद 8वां घंटा दोबारा से आएगा, वो सूर्य का आएगा। सूर्य के बाद जो दूसरी हो रहा आएगी वो किसकी आएगी, शुक्र की, दूसरा घंटा। तीसरा घंटा बुध का आएगा, चौथा घंटा चंद्रमा का आएगा, 5वां घंटा शनि का आएगा, 6ठा घंटा बृहस्पति का आएगा और 7वां घंटा मंगल का आएगा। फिर 8वां घंटा जो है दोबारा से, समझ रहे हैं, जो 8वां घंटा दोबारा से, वो दोबारा से सूर्य का आएगा।
मान लो कोई सूर्य का रविवार है और उसे कोई शुभ कार्य करना है, किसी ने उसे सुबह बोली अंगूठी पहनने के लिए, वो व्यक्ति नहीं पहन पाया, किसी वजह से थोड़ी लेट हो गया, थोड़ी देरी से उठ गया, तो अब जो दोपहर वाली हो रहा आएगी उसकी 1:30 बजे के बाद आएगी, 1:30 बजे के बाद दोपहर की हो रहा, उसमें वो उसी काम को प्रारंभ दोबारा से कर सकता है। सूर्य दोपहर में सर के ऊपर होता है और बहुत प्रबल होता है, तो रविवार का कोई अच्छा काम है, अगर सुबह वो मॉर्निंग में नहीं कर पाता है तो उसी की जो 1:30 बजे के बाद दोबारा से सूर्य की हो रहा आती है उसमें वो कर सकता है। तो इसी प्रकार से जब क्रमशः 23 घंटे तक 24 घंटे तक हम देखते हैं तो 23वें 24वें घंटे की जो होरा पड़ती है वो 24वें घंटे की होरा बुध की पड़ती है, 24वें घंटे की। अब उसके बाद जब 25वां घंटा लगता है रात्रि 12 बजे, 25वां घंटा, तो उस दिन पहली होरा चंद्रमा की पड़ती है, इसलिए उस दिन को अब सोमवार बोला जाता है। तो ये कल होरा से संबंधित विषय था, इसके बारे में भी मैंने जानकारी दे दी है। 7 बार जो है रविवार से प्रारंभ होता है दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्र, शनिवार, ठीक है, गुरुवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरु, सोम, बुध और शुक्र, ठीक है, ये 4 सौम्य ग्रह हैं। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए, अच्छी चीज को करने के लिए, बढ़िया काम को करने के लिए यही 4 बार माने जाते हैं। शनिवार को कोई अच्छा प्रारंभ कार्य नहीं करना चाहिए, वो तमोगुणी ग्रह है, मंगल तमोगुणी ग्रह। मंगल भी जो है, मंगल बहुत अच्छा ग्रह है, मांगलिक ग्रह है, धार्मिक ग्रह है, पर वो थोड़ा क्रूर ग्रह है, गुस्से वाला है, क्योंकि पुलिस में, फौज में, आर्मी में, नेवी में, लड़ाई झगड़ों में, अग्नि के कामों में, फायर ब्रिगेड के कामों में मंगल ही लेके जाता है। अब ऐसी जगहों पे साहस की जरूरत होती है, पराक्रम की जरूरत होती है, गुस्से की जरूरत होती है, क्रोध की जरूरत होती है, इसलिए मंगल जो है साहसी ग्रह है, बड़ा अच्छा ग्रह, सात्विक ग्रह, अच्छा है, उसके अंदर स्वभाव, नेचर, प्रकृति सारे मंगलिक कार्य करेगा। वो अपने देश के हित में, अपनी बॉडी के शरीर के हित में सोचता है। मंगल सेनापति का अधिकार है, देवता प्रकृति का ग्रह। मांगलिक कार्यों में मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, जितने भी मांगलिक कार्य, और समझ रहे हैं। तो मंगल जो है उसको पर वो तमोगुणी है, उसमें क्रूरता ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, जो कि मंगल दोष भी निर्माण करता है, जिसको हम लोग मांगलिक दोष बोलते हैं, वो मंगल ही निर्माण करता है, क्योंकि मंगल जवान व्यक्ति है। मंगल एक 28 वर्ष का जवान युवा लड़का है। मंगल कौन है? भूमि पुत्र माना जाता है मंगल। जो उज्जैन में मंगलनाथ है, जो कि पूरे ब्रह्मांड, जो हमारा पृथ्वी है सर्कल, पूरे पृथ्वी के सर्कल जो है बीच, उसमें बिल्कुल मिडिल में उज्जैन पड़ता है, बिल्कुल मिडिल में उज्जैन पड़ता है, समझ रहे हैं, मंगलनाथ जो है। तो मंगल भूमि पुत्र माना जाता है, भूमि का कारक है, भूमि का कारक भी है, प्रॉपर्टी का कारक होता है, अग्नि का, फायर ब्रिगेड का, होटलों का, जहां खाने से संबंधित, आग से संबंधित चीजों का काम होता है, मंगल उन जगहों का कारक माना जाता है, ठीक है। अब 360 डिग्री में कल मैंने नक्षत्रों से संबंधित बताया था कि पूरे ब्रह्मांड को, गोल चक्र को हमने 360 में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि हाफ लेते हैं, एक ट्रायंगल को, त्रिकोण को 90 डिग्री में हम लोग वो करते हैं ना ट्रायंगल को, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड, गोल ब्रह्मांड को 360 डिग्री में भाग किया हुआ है, भाग दिया हुआ है, ठीक है। 307 अथवा 108 भाग निश्चित किए गए हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो तारे होते हैं, शेयर कर देना वीडियो को भाई, पूरे ब्रह्मांड में जो सारे तारे हैं उसे 108 की गणना समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में 108 नक्षत्रों के समूह बटे गए हैं, 108 नक्षत्रों के। तो 108 नक्षत्रों के भचक्र को 12 राशियों में विभक्त किया है, 108 को 12 में विभक्त कर दिया। तो 12 में अगर विभक्त कर दिया जाएगा, 108 को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो एक राशि को 9 अक्षर मिलते हैं। अगर 108 को, ये कल मैं पढ़ा चुका हूं और दोबारा से समझा रहा हूं, कल की क्लास को पूरा कर लूं, फिर आज नई क्लास चालू करेंगे। तो प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं एक नक्षत्र में, क्योंकि नक्षत्र 27 है। और मैंने जैसे कि राशि बताई तो 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों में एक एक राशि को 9-9 अक्षर प्राप्त होते हैं। एक एक राशि को 9-9 अक्षर प्राप्त होते हैं, 9 अक्षर, एक नाम में 9 अक्षर होते हैं, ठीक है। आप लोग शेयर करिएगा वीडियो को। तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उनमें से प्रत्येक चरण का एक एक अक्षर होता है। ये बात पहले बताई जा चुकी है, किस किस अक्षर की कौन कौन सी राशि होती है, इसे नीचे लिखे गए, ठीक है। अब जैसे कि मैं बता दूं, प्रत्येक राशि में 9 अक्षर आते हैं और एक नक्षत्र में 4 अक्षर आते हैं। प्रत्येक राशि में 9 अक्षर आते हैं, ये इसका लॉजिक समझा चुका हूं मैं। 360 को जब आप डिवाइड करोगे, 108 में भाग कर दिया, तो 360 को 2 पॉइंट कितने अंक प्राप्त होता है, एक उसको समझ रहे हैं। 360 डिग्री को 108 में भाग कर दिया तो 2 पॉइंट कुछ अंक होता है, वो एक नक्षत्र को प्राप्त होता है, एक तारे को, मतलब एक ब्रह्मांड को जिसमें भाग किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 30 अंश अथवा 9 भाग की एक राशि होती है, 30 अंश अथवा 9 भाग की। जैसा कि मैंने बताया 108 अक्षर होते हैं टोटल ब्रह्मांड में, जो तारे माने जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से 108 अक्षरों में डिवाइड किया गया है। तो 108 अक्षरों को जो है जब 12 राशियों में विभक्त कर दिया जाता है, तो एक राशि को 9 अक्षर मिलते हैं, एक राशि को 9 अक्षर। अब उसी 9 अक्षर में
समझ रहे हैं? 108 को नक्षत्रों में अगर डिवाइड किया जाए, 27 नक्षत्रों में, 28 है वैसे तो नक्षत्र, तो 108 को तो 28 नक्षत्रों में, तो एक एक नक्षत्र को 4-4 अक्षर मिलते हैं। एक एक नक्षत्र को 4-4 अक्षर। राशि को मिले 9 अक्षर और नक्षत्र को मिले 4 अक्षर। समझ रहे? ऐसे ही अब प्रत्येक राशि के बारे में आज मैं पढ़ा देता हूं। एक राशि में मेष राशि जो होती है, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ऐसे 9 अक्षर प्राप्त हुए। ये आपके मेष राशि में चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, ये 9 अक्षर प्राप्त होते हैं। अब वृष राशि होती है, ई, आ अक्षर जो है वो मेष राशि में आता है। आ के बाद बहुत सारे लोग आ को जो होते हैं वो इसमें जोड़ देते हैं, आ अक्षर को, वृष में बहुत सारे लोग, नए नए लोग। ई, उ, ए, ओ, बा, बी, बू, बे। अब देखो बा और बा जो है ना, वा और बा, बी और बी जो है वो वृष राशि में ही आता है। ये भी बता दूं, बा और वा अलग नहीं होता है, वो वृष राशि में ही आता है। ठीक है? ई, उ, ए, ओ, बा, बी, बू, बे, बो। ठीक है? ये आपके 2 बार बता दिया। ये वृष राशि में, क्योंकि जो बच्चे क्लास सीखेंगे ऑनलाइन फ्री में जो सीखना चाहते हैं वो यहाँ सीख सकते हैं, जो फ्री में सीखना चाहते हैं। और जो पर्सनली नोट्स चाहते हैं, पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं, गूगल मीट पे क्लासेस लेना चाहते हैं, उनके लिए वो पर्सनल सेशन में अलग से लगाऊंगा। उन्हें पर्सनली गूगल मीट पे क्लासेस होंगे उनकी, उनको अलग से समझा दूंगा। अभी बेसिक नॉलेज है, बेसिक मैं पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करूंगा बढ़िया करके। और पहले बेसिक सीखने की जरूरत है, बेसिक को सही से मैं उनकी क्लास लूंगा, उनके टेस्ट लूंगा, क्या क्या याद किया हुआ है, नक्षत्रों के नाम याद है नहीं है, कौन से ग्रह का, कौन से नक्षत्र का कौन सा मालिक है, देवता है, उनका स्वभाव कैसा है, थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर भी डिस्कशन चलेगा। ठीक है ना? अब देखिए मैंने बता दिया 12 राशि है जैसे कि, और 12 राशि के मैंने वृष पर्यंत तक आपको बताया। ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, बो, बा, बी, बू, बे, बो, यही अक्षर है। और वा, वी, वू, वे, बोलो, वा और बा मैंने बता दिया, ये वृष राशि के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम आते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि जो है, का, की, कू, घा, ड़ा, छा, के, को, हा। हा अक्षर जो है मिथुन राशि में आता है, और ही अक्षर जो है वो कर्क राशि में आता है। ये भी मैं पहले बता दूं। बहुत सारे लोग हा अक्षर से नाम देखते हैं तो कर्क में घुसा देते हैं, ऐसा नहीं है, जानने की आवश्यकता है सब चीजों को। ठीक है? का, की, कू, घा, ड़ा, छा, के, को, हा, 9 अक्षर जो है ये आते हैं हमारे मिथुन राशि में। सब चेक कर लीजिए करिए, ऐप डाउनलोड करके रखा करिए अपने मोबाइल में। एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोसेज का एक ऐप आता है, हॉरोस्कोप, उसको डाउनलोड करके रखेंगे। किस टाइम में, किस जन्म में डेट टाइम डालेंगे तो वहां बच्चे का नाम तीसरे अक्षर में, चंद्रमा के सामने जो भी अक्षर आएगा, जो भी नक्षत्र आएगा, जो चरण आएगा, वो अपने आप पता लग जाता है कि इस अक्षर से बच्चे का जन्म हुआ है। आप लोग खुद पे मोबाइल में से पता कर सकते हैं, लोगों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती कि कौन से अक्षर से बच्चे का नाम निकला है। जैसे आप होरोस्कोप में जाएंगे, होरोस करके एक वो है ऐप है होरोस्कोप करके, एस्ट्रोसेज वालों का, उस पे जाएंगे, किसी भी ऐप पे जाएंगे तो वहां आपका वो लिखा आ जाता है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है उसका कौन सा चरण है, उसके आगे ऐसे 3 करके लिखा होगा, 1 करके लिखा होगा, 4 करके लिखा होगा कि चंद्रमा के तीसरे चरण में पो अक्षर से नाम निकला है, वो लिखा होता है। मतलब चंद्रमा जिस राशि पे होता है उसी से नाम माना जाता है। और ऐसे नाम के हिसाब से देखो, मैं बता दूं, मेरा नाम र से है, राजू। मेरी कन्या वो राशि नहीं है, मेरी तुला राशि बचपन से भी नहीं है। मेरे भाई बहन और दूसरे, मतलब भाई बहन और मेरा, हम तीनों का नाम र से रखा हुआ था, और हम किसी का भी नाम र से नहीं। तो लोग बोलते हैं गुरुजी नाम से मिला दो कुंडली चार्ट, तो नाम से कभी कुछ नहीं होता है। जन्म समय में चंद्रमा जिस राशि पे होता है वही राशि मानी जाती है। इस बात को मैं पहले ही बता दूं, कभी भी नाम से कोई मत मिलाना, कभी भी किसी चीज को नाम से नहीं लेना चाहिए। राशि का जब तक आपको अपनी राशि का नहीं पता हो चार्ट में, कुंडली के हिसाब से, तब तक आपकी राशि का कोई मतलब सही जानकारी नहीं है आपके पास। ठीक है? कर्क राशि में जो नाम आते हैं मैं बता दूं, मिथुन राशि का दोबारा बोल रहा हूं, का, की, कू, घ, ड़, छ, के, को, हा। अब कर्क राशि जो चौथी राशि है उसमें आते हैं ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ये कर्क राशि के नाम है। अब हम आते हैं सिंह राशि पे। मैं 2-2 बार करके बता रहा हूं, जो फ्री में सीखना चाह रहे हो वो यहाँ सीख सकते हैं, और पर्सनली तो नोट्स में उनको डालूंगा जिनकी क्लासेस चल रही हैं, जो ग्रुप में ऐड है मेरे पास। कर्क राशि ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। अब सिंह राशि आती है। सिंह राशि में सबसे पहला अक्षर होता है माँ शब्द। माँ से जिसका नाम होता है वो पहले ही पकड़ लेता है कि हाँ भाई गुरुजी मेरी सिंह राशि है। तो ऐसा भी नहीं मानूंगा मैं। देखिए, जिसका मैं से नाम होता है, सबसे पहले अपने चार्ट को खोलिए, कुंडली चेक कराइए किसी से, ब्राह्मण से या स्वयं से, डेट और टाइम डालिए और अपना चेक करिए कि आपकी राशि कौन सी है। चंद्रमा जिस राशि पे बैठा है,
लग्न चार्ट में, चलित चार्ट में नहीं। चलित में जो होता है चंद्रमा कई बार राशि से आगे चला जाता है। अगर 28 डिग्री 29 डिग्री पे चंद्रमा हो तो लोग चलित चार्ट में बोलते हैं गुरुजी चलित चार्ट में चला गया 7वें नंबर पे, और फलित चार्ट में जो है, फलित मतलब लग्न चार्ट, उसमें 6 नंबर पे बैठा होता है। तो फलित चार्ट माना जाता है, चलित चार्ट कभी नहीं माना जाता। चलित चार्ट सिर्फ थोड़ा बहुत फलादेश एक्स्ट्रा देखने के लिए होता है, वो एक्स्ट्रा दिमाग वालों के लिए जो अधिक ज्यादा दिमाग लगाते हैं उनके लिए। तो चंद्रमा की राशि वही मानी जाती है, राशि वही मानी जाती है जिसपे चंद्रमा बैठा होता है, ये मैं बता दूं, ठीक है। अब सिंह राशि का है मा मी मू मे मो टा टी टू टे। सिंह राशि का मा मी मू मे मो, मां अक्षर के सारे अब शब्द इसी में आ गए हैं। टी जो होता है टा टी टू टे, टे अक्षर तक, ये आपका सिंह राशि में। अब कन्या राशि आती है, तो कन्या राशि बड़ी अच्छी राशि है और सुशील स्वभाव, नेचर, प्रकृति वाइज बहुत ठंडा शीतल दिमाग, बढ़िया अच्छी राशि मानते हैं। द्वि स्वभाव राशि होती है, मन थोड़ा डाइवर्ट रहता है, पर बहुत अच्छी राशि है कन्या। तो मेरी खुद की राशि है कन्या। तो पा पी पू सा णा ठा पे पो, ये कन्या राशि के अक्षर है, समझ रहे हैं, ये कन्या राशि के अक्षर है। टो पा पी पू सा माने वो वाला सा, ये जो ये स होता है ना बीच में, स आधा वाला जो स, ये स, ये वाला स, तो ये स अड़ जो होता है वो अड़, और ठ पे पो, ये कन्या राशि के शब्द होते हैं। समझ गए, दोबारा से बोल रहा हूं, तो पा पी पू स ण ठ पे पो, ये कन्या राशि के, ठीक है। अब हम आते हैं तुला राशि। तुला राशि बहुत बढ़िया है, ये भी अच्छी राशि है। इसमें कुछ दोष भी लगते हैं तुला राशि में, शनि संबंधित दोष इस पे बड़ा भारी होता है। राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। अब तुला राशि में क्या एक अक्षर आता है, सबसे पहला रॉ शब्द, रा री रू रे रो, रॉ शब्द के सारे अक्षर इसमें आ गए तुला राशि में। फिर उसके बाद ता ती तू ते, ठीक है, रा री रू रे रो ता ती तू ते, ठीक है। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कद में थोड़ा छोटा ग्रह, कद में छोटा, गोल भरा हुआ चेहरा, गठीला शरीर, मोटा शरीर, ठीक है, वृश्चिक राशि। तो ना नी नू ने नो या यू, या यू, वाई ए वाई आई वाई यू, समझ गए, या यू, ये जो है ये वृश्चिक राशि के शब्द है। तो ना नी नू ने नो या यू, ये वृश्चिक राशि के शब्द है। अब नवी राशि होती है धनु राशि। धनु राशि नवम की राशि होती है, मैंने बताया यू शब्द तक, यू, वाई और यू, ये आपकी इसकी राशि है वृश्चिक। अब उसके बाद हम ले लेते हैं धनु राशि में जो शब्द आएगा ये, वाई ई, ये यो भा भी भू धा फा ढा भे, ठीक है। अब देखिए धनु राशि, ये यो हनी सिंह वाला यो, ये यो भा, बी एच ए भा, भी बी एच आई भी, भू बी एच यू धा, डी एच ए फा, एफ ए ढा, डी एच ए ढा शब्द जो होता है, ढ से ढोलक वाला ढा, और भे शब्द तक धनु राशि, भे बी एच ई भा से भगवान वाला शब्द, वो धनु राशि तक है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि मैंने नौ नाम अक्षर बता रहा हूं, हर राशि में जो 9 अक्षर पाए जाते हैं उसकी व्याख्या गणना वो चल रही है अभी। अब देखिए हम धनु राशि हम ले लेते हैं, धनु हमने बता दिया, अब हम मकर राशि पे आ जाते हैं। मकर राशि जो है शनि की राशि है, थोड़ा कद में मीडियम हाइट होती है मकर राशि की। चलिए स्वभाव में बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैंने शुरू से स्वभाव नहीं बताया किसी भी ग्रह का। इन सब में मैं ये एक चीज बता दूं, सबसे लंबी हाइट वाले जो ग्रह हैं, सबसे लंबी हाइट वाली जो राशि है, एक मेष राशि और कुंभ राशि है। जो सबसे लंबे लंबे लोग होते हैं मेष राशि, मेष लग्न और कुंभ लग्न, मेष लग्न और कुंभ लग्न, राशि नहीं लग्न माने शरीर स्वास्थ्य, और राशि माने मन। ये मैं पहले बता दूं, लोग सोचते हैं कि मन का राशि का चंद्रम स्टोन पहनना चाहिए, कभी नहीं पहनना चाहिए, कभी नहीं पहनना चाहिए राशि रत्न। लोग बेवकूफ बनाते हैं, मानसिक अशांति, टेंशन, कष्ट, बिना जाने तो रत्न नहीं पहनना चाहिए, राशि रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। राशि रत्न अगर 6, 8वें 12वें घर पे बैठा है या कहीं खराब जगह बैठा है तो इंसिडेंट, एक्सीडेंट, मानसिक अशांति, टेंशन देगा। लग्न का स्टोन पहना जाता है, फर्स्ट असेंडेंट जो होता है, पहले घर का जो चार्ट में सबसे पहले ऊपर वाला 1 लिखा होता है, या जो भी लग्नेश होता है 5 लिखा हो, भले जो भी लग्न है उसका रत्न पहनना चाहिए, पंचमेश का रत्न पहनना चाहिए, भाग्येश का रत्न पहनना चाहिए। अगर आपका चंद्रमा गलती से लग्नेश हो गया, द्वितेश हो गया, पंचमेश हो गया, भाग्येश हो गया, एकादशेश हो गया, कर्मेश हो गया, तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। मेरी राशि भी शुभ है, लग्न भी शुभ है और मेरी राशि भी शुभ है, इसका मतलब आपका सोने पे सुहागा है, आपका चार्ट अच्छा है।
ये सब जानकारी के हिसाब से। जो लोग ये चूतिया बनाते हैं, रत्न बेचते हैं ना बाजारों में, ये राशि है नाम के हिसाब से, वो बेचारे बहुत पैसे बर्बाद करते हैं। लोग कई वर्ष में, मैं बता दूं, एक वर्षों में कई अरब रुपए तो इन राशियों के पीछे बेफिजूल में बर्बाद करते हैं, बेफिजूल में बिना जान। कई अरब रुपए जो है, खरब रुपए भारत में लोग इन राशियों के पीछे सिर्फ नाम के हिसाब से पैसे बर्बाद करते हैं। कई करोड़ों का बजट है, अड़ब खड़ब नहीं बोलूंगा, कई करोड़ों में। तो ये बेफिजूल की जानकारी, बेफिजूल में। राशि रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। लग्न कौन सा, हाथ दिखवा लेना चाहिए कि भाई इस हाथ में ये वाला ग्रह अच्छा है, शुभ है, पता लग जाता है। पर्वत उठा हुआ होता है, पर्वत की रेखा की पूर्ण रेखाएं होंगी। रेखा जो होती है ना, हर ग्रह की एक रेखा होती है। मंगल ये इधर से क्रॉस मार के आता है, इधर से, ठीक है। सूर्य की रेखा यहाँ होती है इस पर्वत के ऊपर, बुध की रेखाएं यहाँ होती है, चंद्र की रेखाएं यहाँ पे होती है, यहाँ पे। ये शुक्र पर्वत है, ये वाला, ये गुरु पर्वत है, ये शनि पर्वत है, ये राहु का क्रॉस होता है। ये सबके हाथ में ज्यादातर मिलेगा, ये राहु का क्रॉस, ये समझ रहे। गुरु मैंने बता ही दिया। ये केतु का त्रिकोण होता है, यहाँ पे केतु का होता है। तो ये सारी जानकारी लेने के बाद ही रत्न धारण करना चाहिए कि मेरा कौन सा शुभ ग्रह, मुझे सपोर्टर ग्रह कौन से हैं। तो ये सब जानने के बाद स्टोन पहना जाता है, ठीक है। अब हम मकर राशि को ले लेते हैं। मकर राशि में जो अक्षर आते हैं वो आते हैं भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं, भो, BHO, जा, JA, जी, JEE, खी, KHEE, खी, खू, KHU, खे, KHE, खो, KHO, ठीक है। गो, GO, और गी, GI, गी। तो ये जितने भी अक्षर है मकर राशि में आते हैं। अब हम आते हैं कुंभ राशि पे। तो कुंभ राशि में जो अक्षर है, गु, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो और दा अक्षर। दा अक्षर मीन में भी आता है, और दा अक्षर लास्ट का जो दो अक्षर है, सिर्फ दो आ की मात्रा, ये अक्षर जो है DA, ये आपका आता है कुंभ राशि में। शेयर करिएगा वीडियो को आप लोग जो भी देख रहे हैं, ठीक है। क्लासेस प्रारंभ है, देखिए लाइव सेशन शाम को चलाया करूंगा। लाइव सेशन जो है जानकारी फ्री वाले वो शाम को। अभी क्लासेस लो 9 से 10, इसमें भी कुछ अच्छी जानकारी दूंगा, ग्रहों से संबंधित भी, उपाय से संबंधित भी। थोड़ा क्लास भी अटेंड किया करो, सीखने को मिलेगा। अगर फ्री रहते हो तो ज्योतिष से संबंधित अगर सुनोगे भी ना तो भी सीखने को मिलेगा, ये भी बता दो। अगर सुन भी लोगे तो भी बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। कम से कम अच्छी जानकारी आप पे भी मेरे दिमाग में बैठ सकती है, कोई आपको मतलब इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बनाएगा। कुंभ अक्षर में मैंने बताया गु, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, सौ, दा। गु, गे, गो, सा, सी, सू, SU, से, SE, सो, SO, SHO और SO और दा अक्षर माने DA, ठीक है। अब हम आते हैं मीन राशि, अंतिम जो राशि है। मीन राशि में जो अक्षर होते हैं DI, दीपक जो नाम होता है वो मीन राशि में आता है। और दा से जो नाम होता है, दा से हो गया क्या, दा से देव नाम नहीं, देव नहीं, दे तो अक्षर, हाँ दे तो मीन में आ जाएगा। दा से धर्मेंद्र हो गया, दा से सिर्फ दा से धर्मेंद्र हो गया, या और भी दा से कुछ दान अक्षर हो गया, दान अक्षर हो गया, ठीक है। दाम, दान, इस टाइप से ये सब आ जाएंगे कुंभ में अक्षर में। सिर्फ दा अक्षर से अगर नाम है DA से तो वो आ जाएगा कुंभ में। और मीन राशि में जो आ जाएगा वो आएगा दी से, दी, दू, था, झा, ना, दे, दो, चा, ची, समझ रहे। मीन में जो अक्षर आते हैं दी, दू, था, झा होता है, झा से झंडा, ना, अणा, वो अणा होता है ना, अणा, नौ नहीं, अणा, दे, दो, चा, ची। तो ये जो अक्षर है ये मीन में आ जाते हैं। मैं दोबारा से एक बार कंफर्म कर दूं सारी राशियों को। मेष, चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ अक्षर तक। वृष राशि ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वो, वे, वो। मिथुन राशि का, की, कु, घ, ढ़, छ, के, को, हा। कर्क राशि ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो, ठीक है। सिंह राशि आप लोग शेयर कर दीजिएगा थोड़ा वीडियो को जो भी देख रहे हैं। सिंह राशि में मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, ठीक है। टे अक्षर तक, टे माने टीए। अब उसके बाद टो अक्षर जो है वो कन्या राशि, टी, ओ, टो, पा, पी, पू, सा, ड़ा, ठा, पे, पो, ये कन्या राशि। तुला राशि रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। मैं पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, मेरा राम राज से राजू रखा हुआ है, राजन रखा हुआ था मेरे घर वालों ने, पर मेरी खुद की राशि तुला राशि नहीं है, मेरी कन्या राशि है। मेरा चंद्रमा कन्या राशि पे बैठा है, लग्न मेरा सूर्य है। मेरी राशि भी अशुभ है, मेरे नाम की जो राशि है वो भी अशुभ है, दोनों ही अशुभ है। मेरा लग्न सूर्य लग्न है। पंचमेश मेरा गुरु है, भाग्येश मेरा मंगल है। मेरा सूर्य, गुरु, चंद्र, मंगल ये अच्छे हैं, पॉजिटिव है।
अब जो नेगेटिव है वो शनि है, शुक्र है, राहु है, बुध है, ये मेरे नेगेटिव है। केतु मेरा शुभ है, अच्छा है। ठीक है, अब दोबारा से मैं बता दूं, कन्या टो पा पी पू सा ड़ा ठा पे पो, तुला रा री रू रे रो ता ती तू ते। ठीक है, अब वृश्चिक में जो तो अक्षर आता है लास्ट का, वृश्चिक में एक ता अक्षर का जो लास्ट में तो अक्षर है वो वृश्चिक में घुस गया है, वो तुला में नहीं है। ठीक है, वृश्चिक में तो ना नी नू ने नो या ई यू, या यू माने वाई और आई यू। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ले लेते हैं धनु राशि। धनु में आता है ये यो भा भी भूख धा फा ढा भे, धनु राशि। मकर राशि जो है उसमें आता है भो जा जी खी खू खे खो गा गी। कुंभ राशि में आता है गु गे गो सा सी सू से सो दा, कुंभ राशि। गु गे गो सा सी सू से सो दा। मीन राशि जो है उसमें आता है दू दी दू था झा ना दे दो चाची। ठीक है, मैंने सारे राशियों के बारे में बता दिया। मेष राशि किसकी होती है? मंगल की होती है। वृष राशि शुक्र की होती है। मिथुन राशि जो है वो बुध की होती है। कर्क राशि चंद्रमा की होती है। सिंह राशि सूर्य की होती है। ठीक है, कन्या राशि आपका इसकी बुध की होती है। और तुला राशि शुक्र की होती है। तुला राशि शुक्र की। वृश्चिक राशि मंगल की होती है। और वृश्चिक के बाद धनु राशि गुरु की होती है। मकर राशि शनि की होती है। कुंभ राशि शनि की होती है। मीन राशि गुरु की होती है। अब देखिए, सूर्य को एक राशि मिली, सिंह की राशि, सूर्य वाली राशि। सूर्य को एक ही राशि मिली है, इसलिए सूर्य राजा माना जाता है। अग्नि तत्व है, जलता हुआ ग्रह। चंद्रमा जल तत्व है, बहुत ही जल तत्व है, बहुत शीतल है, बहुत ही भावुक ग्रह, बहुत ही चंचल ग्रह है, बहुत ही चंद्रमा शिथिल ग्रह, हल्का पतला ग्रह, मतलब एक तरह से चंद्रमा बहुत नरम स्वभाव वाला ग्रह। ठीक है, अब चंद्रमा की भी एक ही राशि है, उसको भी ग्रहों में राजा का अधिकार मिला है। समझ रहे? चंद्रमा को भी एक ही राशि मिली है, उसको कर्क राशि मिली है, एक ही राशि, वो भी राजा ग्रह। मंगल को सेनापति का अधिकार है। मंगल की दो राशि है, मेष राशि है। मंगल वाले मेष लग्न वाले प्रशासनिक विभागों में अवश्य जाते हैं, ये भी बता दो। मंगल वाले मेष वाले प्रशासनिक विभागों में अवश्य जाते हैं। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग की नौकरियां होती है सब में मंगल का विशेष रोल होता है। मंगल अच्छा होता है तभी प्रशासनिक विभागों में, फौज में, आर्मी में, बड़े बड़े अफसरों में, RS, IAS, IPS, इन सब चीजों को मंगल सपोर्ट करता है बहुत। ठीक है मैडम, अब हम आते हैं बुध पे। तो बुध की दो राशि होती है, कन्या और मिथुन। और मंगल की मैंने बताया वृश्चिक और मेष राशि। ठीक है, कन्या और मिथुन बुध की। अब गुरु की धनु और मीन राशि, धनु और मीन। ठीक है, अब शुक्र की तुला और वृष राशि, वृष और तुला राशि। ठीक है, शुक्र की। अब शनि की मकर और कुंभ राशि, मकर और कुंभ राशि शनि की है। अब हम लेते हैं किसकी? सूर्य की राशि सिंह राशि। तो सारे राशियों के बारे में बता दिया। अब जो हमने कल नक्षत्र पढ़ाए थे, नक्षत्र कौन से नक्षत्र? अश्विनी नक्षत्र। ये अगर कोई लिखना चाहे, अगर कोई यहाँ पे सीख रहा है लाइव में तो सीख सकता है, नहीं तो इसके नोट्स में मेरे ग्रुप में आज डाल दूंगा। कौन से नक्षत्र का कौन सा देवता है, ये याद करने वाली आवश्यकता है। मैं ही भूल गया था 2-1 नक्षत्रों के नाम, मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, जो मैंने निकाला उसको फिर ढूंढ के देखा और फिर मेरे को याद आया। मैंने कहा हाँ ये इसका नक्षत्र है। याद थे पर बहुत सारे नक्षत्रों के उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी एक जैसे नाम है, तो मेरे दिमाग से उतर गया था कौन सा किसका है। समझ रहे? तो वो मैंने याद कर लिया दोबारा से, अब नहीं भूलूंगा जिंदगी में कभी भी, क्योंकि 2 ही नक्षत्र थे, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, इन सब में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि किसका कौन सा है। मुझे जबकि याद था, पर मैं देख रहा कि क्यों कंफ्यूजन में रहा, क्यों ना भाई अब मुझे सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी तो इनको कंफर्म कर लो। तो मैंने कल दोबारा से गूगल पे सर्च करके सही से जानकारी ली, जबकि गूगल पे भी नहीं था, पर फिर मुझे याद आ गया। मैंने कहा गुरु के 2 ही नक्षत्र हुए, इसका मतलब ये जो उत्तरा फाल्गुनी वाला नक्षत्र है, नहीं विशाखा, और एक नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, उसमें लिखा नहीं है, गूगल में भी नहीं दे रखा कि पुनर्वसु नक्षत्र किसका है। गूगल पे मैंने बहुत ढूंढा, मतलब उसमें क्या है, अब क्या बताऊं, बहुत कोई भी ज्योतिष उसको मानते नहीं है। बहुत ज्योतिष उसे गुरु का बताते हैं, बहुत ज्योतिष शुक्र का बताते हैं, अलग अलग बताते हैं, इसलिए उसमें मतभेद है। तो गूगल पे भी सही से जानकारी नहीं दी गई है। पर फिर मैंने अपना थोड़ा सा गणित लगा के देखा, मैंने कहा नहीं, पुनर्वसु मैंने आगे पढ़ा हुआ है, वो गुरु का ही नक्षत्र है। मैंने बहुत सारी किताबें पहले पढ़ी हुई है, मुझे याद आ गया, क्योंकि गुरु के 2 ही नक्षत्र आ रहे थे, बाकी सब ग्रहों के 3-3 नक्षत्र आ रहे। तो अश्विनी नक्षत्र जो है सबसे फर्स्ट नक्षत्र जिसको संज्ञा दी जाती है पहले नक्षत्र की, अश्विनी, केतु का नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। भरणी शुक्र का नक्षत्र है, भरणी शुक्र का। अब तीसरा नक्षत्र कृतिका है, सूर्य का नक्षत्र है, कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। चौथा नक्षत्र है रोहिणी, चंद्रमा का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा। नक्षत्रों का स्वभाव बाद में बताऊंगा, ठीक है, नक्षत्रों का स्वभाव बाद में बताऊंगा।
चौथा नक्षत्र रोहिणी, पांचवा नक्षत्र मृगशिरा है। मृगशिरा, मृगशिरा वाले नक्षत्रों की भौहें बड़ी बड़ी होती हैं, ये चीजें बहुत भरी हुई होती हैं। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। अब उसके बाद जो नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र, छठा नक्षत्र आद्रा। आद्रा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है। उसके बाद जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। इसी में थोड़ा सा कल मुझे कंफ्यूजन था कि पुनर् नक्षत्र किसका है, तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है। ठीक है जी। पुष्य नक्षत्र शनि का होता है। पुष्य नक्षत्र बहुत सबसे ज्यादा शुभ नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र की गणना होती है, सबसे ज्यादा शुभ नक्षत्रों में, अच्छे नक्षत्रों में। ठीक है, शाम को लूंगा मैडम प्रश्न। अभी मैं क्लास करा रहा हूं, मेरी लाइव क्लासेस चल रही है और पर्सनली ग्रुप में क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है शिल्पा जी, अभी क्लासेस चल रही हैं ज्योतिष की 1 घंटे तक रोज। ठीक है, उसके बाद 2-4 प्रश्न उठा लूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है गुरु का है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र शनि का है। पुष्य नक्षत्र वाले हाथ की कला के बड़े मास्टरमाइंड होते हैं, उनका हाथ बड़ा अच्छा कलाकारी में होता है, डिजाइन बनाने में, आर्टिस्ट में, ये सब अच्छा रहता है। ठीक है, आश्लेषा होता है बुध का नक्षत्र, जिसको मूल नक्षत्र की हम संज्ञा देते हैं। आपने सुना होगा गंड मूल नक्षत्र बोले जाते हैं। 6 नक्षत्र होते हैं जिनको मूल नक्षत्रों की संज्ञा दी जाती है। उसमें अगर बच्चों का जन्म होता है तो बोलते हैं इसकी नक्षत्र की, मूल नक्षत्र की शांति करानी पड़ती है, गंड मूल की। तो उनमें से एक आश्लेषा नक्षत्र है। फिर उसके बाद एक मघा नक्षत्र है 10 नंबर का, जो कि केतु का है, वो भी मूल नक्षत्र में आता है, मघा नक्षत्र, उसे भी मूल की संज्ञा दी गई है। उसके बाद जो आता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। पूर्वा फाल्गुनी 11वें नंबर का नक्षत्र है। 11वें नंबर का जो नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, वो शुक्र का नक्षत्र है। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। ठीक है, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है। अब उसके बाद 13वां नक्षत्र आता है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र जिस हिसाब से नाम है हस्त और चंद्रमा का नक्षत्र होता है। एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो भी क्लास देख रहे होंगे, हस्त नक्षत्र में ज्यादातर बच्चे पीड़ित पैदा होते हैं। उनके हृदय की समस्या होती है, थोड़ी सी हार्ट की, उनके सांसों में ब्लॉकेज होती है, हृदय में कोई छेद होगा या सांस से संबंधित समस्या होती है। हस्त नक्षत्र में ज्यादातर बच्चे पीड़ित पैदा होते हैं, ज्यादातर, समझ रहे, ज्यादातर हस्त नक्षत्र में बच्चे पीड़ित पैदा होते हैं। ये जो जिनकी आंखें भैंगी होती है, सीपी पेशेंट होते हैं, दिमाग का विकास, ब्रेन नहीं होता है, वो सारे बच्चे हस्त नक्षत्र में पैदा होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूं। अब उसके बाद हम ले लेते हैं चित्रा 14वां नक्षत्र। 14 नंबर का जो नक्षत्र है चित्रा, जिसके देवता विश्वकर्मा है। चित्रा नक्षत्र बड़ा अच्छा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, बड़ा अच्छा नक्षत्र है चित्रा, इसलिए बोल रहा हूं बड़ा अच्छा, मेरा खुद का भी नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। बहुत तेज स्वभाव वाला होता है व्यक्ति, समझ रहे, चित्रा नक्षत्र। चित्र जिस तरह से होता है क्या आकर्षण वाला, तो चित्रा नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। मंगल का नक्षत्र है, थोड़ा सा ईगो, गुस्सा, मतलब एक तरह से होती है, मंगल का नक्षत्र है तो थोड़ा सा तेज होगा उसके अंदर। चित्रा 14 नंबर का नक्षत्र है। उसके बाद 15वां नक्षत्र होता है स्वाति, राहु का नक्षत्र। जीवन में बहुत भटकाता है स्वाति नक्षत्र, भटकाता भी बहुत है, बहुत अर्श से फर्श से ऊपर अर्श पे भी लेके जाता है। पहले शुरू में बहुत कष्ट देता है। राहु का नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। 15वां नक्षत्र, जो 16वां नक्षत्र है विशाखा, गुरु का नक्षत्र है 16वां नक्षत्र। ठीक है, गुरु विशाखा बड़ा अच्छा नक्षत्र है। 17वां नक्षत्र, जिस हिसाब से 17 जो तारीख हो गई, 17, 1 और 7, 8 अनुराधा नक्षत्र है 17वां, और 8 मूलांक का मालिक शनि होता है। और इसी तरह से 17वें नक्षत्र का मालिक भी शनि है। 8 मूलांक जो होता है वो शनि का होता है। और यहाँ पे 17वां नक्षत्र माने 17, 1 और 7, 8 हो गया। 8 का इस 17वें नक्षत्र का मालिक जो है वो शनि है। अब उसके बाद हम 19वां नक्षत्र लेते हैं। तो 19वां नक्षत्र जो है, हाँ 19वां नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, 19 नंबर का ज्येष्ठा नक्षत्र भी जो है मूल नक्षत्रों की संज्ञा होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र को मूल नक्षत्र समझ गए ना, जो गंड मूल नक्षत्र होते हैं। ठीक है जी, मूल नक्षत्र जो होता है, मघा नक्षत्र थोड़ा पीड़ित कष्टकारक ग्रह माना गया है। अपने पितृ हो, आप अपने घर के जन्म लेके आए हो अपने घरों में ही, मघा नक्षत्र वाले। ठीक है जी, और चरम रोग, स्किन प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों को। ठीक है जी, अब जो मैं ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, मूल नक्षत्र, गंड मूल नक्षत्रों में इसकी संज्ञा होती है। 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र है, उसके बारे में बाद में बता दूंगा। ठीक है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है 20वें नंबर का, शुक्र का। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है 20वें नंबर का। ठीक है, और उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है, उत्तराषाढ़ा। उसके बाद अभिजित नक्षत्र है। अभिजित नक्षत्र ये किसी ग्रह का नहीं होता है, ये 28वां एक्स्ट्रा नक्षत्र है, जिसको ग्रहों में मात्र, जैसे एक नक्षत्र को पूरे दिन में 30 घंटे प्राप्त होते हैं, 28 घंटे, 29 घंटे, 30 घंटे का एक नक्षत्र माना जाता है, कम से कम इतने घंटे का। पर ये एक अभिजित नक्षत्र रहता है, जिसका खूब कम समय के लिए समय आता है, 3 से 4 घंटे के लिए। अभिजित नक्षत्र, जैसे आप लोगों ने सुना होगा दिन में एक अभिजित मुहूर्त होता है, 11 बजे 12 बजे के आसपास अभिजित मुहूर्त,
उसी हिसाब से अभिजित नक्षत्र भी माना जाता है। इसको मात्र 3 घंटे प्राप्त होते हैं। मैं इसको गुरु का नक्षत्र मानूंगा, मैं इसको अपने स्वयं के लॉजिक के हिसाब से गुरु का नक्षत्र मानूंगा, क्योंकि गुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है, हर चीजों के लिए कारक होता है और इसमें देवी देवताओं के जन्म ज्यादा होते हैं। इस अभिजित नक्षत्र में भगवान राम का जन्म कहते हैं इसी नक्षत्र में हुआ था, तो इसलिए मैं इसको गुरु का नक्षत्र मानूंगा। ठीक है, अभिजित नक्षत्र, इसका कोई देवता नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, किसी गूगल में भी नहीं मिलेगा। पर अभिजित नक्षत्र मात्र 3 से 4 घंटे का नक्षत्र होता है, बहुत कम समय आता है। इसमें भी 4 अक्षर पाए जाते हैं। इस नक्षत्र में जू, जे, जो और खा अक्षर, ये 4 अक्षर इस नक्षत्र में 22वें नंबर का नक्षत्र है। ये एक्स्ट्रा नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों की जो ब्रह्मांड में संज्ञा दी गई है उसमें से ये एक एक्स्ट्रा नक्षत्र है। ये भी बता दो, अभिजित नक्षत्र। ठीक है, बहुत सारे ज्योतिष लोग इसको पढ़ते नहीं है, इसके बारे में जानते नहीं, उन्हें जानकारी नहीं है, तो भी मैं बता दूं। तो ये अभिजित नक्षत्र 28वां नक्षत्र है। अब 23वां नक्षत्र होता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र वाला भी बड़ा शीतल ग्रह होता है थोड़ा सा। श्रवण नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है। ठीक है, श्रवण का जिस हिसाब से नाम है उसी हिसाब से उसका स्वभाव है। जैसे श्रवण कुमार का स्वभाव था, मात्र भक्त बहुत ज्यादा होते हैं ये ग्रह, अपनी मां के चक्कर में पिता से लड़ाई झगड़ा तक कर लेते हैं ये श्रवण नक्षत्र वाले। ठीक है, अब उसके बाद जो 25वां नक्षत्र 24वां नक्षत्र है वो धनिष्ठा नक्षत्र है, मंगल का, धनिष्ठा मंगल का है। उसके बाद 25वां नक्षत्र जो है राहु का है, शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र जो है राहु का, शतभिषा नक्षत्र राहु का है, वो शतभिषा राहु का नक्षत्र है जिसका 25 नंबर है। उसके बाद आता है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। ये गुरु का नक्षत्र माना जाता है, पूर्वा भाद्रपद गुरु का। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद ये शनि का नक्षत्र होता है और पूर्वा भाद्रपद जो है ये गुरु का नक्षत्र होता है। अब लास्ट नक्षत्र जो है रेवती नक्षत्र, बहुत खराब माना जाता है, बुध का नक्षत्र है, पीड़ित होता है। रेवती नक्षत्र में जन्म पितृक दोष तो स्वयं से पता लग जाता है कि व्यक्ति के बहुत बड़ा पितृक दोष है। बहन, बुआ, मौसी, मामा पक्ष इनसे बड़ा दूषित होती है। इनके बहन, बुआ, मौसी, मामा, इनके घरों में अकस्मात मृत्यु होती रहती है, कोई जहर खा के, कोई फांसी लगा के, बहुत तरह की समस्या। रेवती नक्षत्र को मैं पीड़ित ही मानता हूं ज्यादातर। मैंने चार्ट देखे हैं, मेरी जो नजर पड़ी है, रेवती नक्षत्र वालों के पितृदोष होता ही होता है। ठीक है, तो मैंने आज सारे नक्षत्रों के नाम बता दिए, कौन से नक्षत्र किसमें है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा क्या पढ़ने लायक है। अब हमने आज राशि चक्र के बारे में बता दिया कि कौन से ग्रह की कौन सी अक्षर आ रहे हैं उसमें, चूचे, चोचा, लाली, लू, ले लो, जो भी है ये सब मेष से संबंधित मैंने सब बता दिया। अब हम जो मैं ये इसके नोट्स डाल दूंगा सबको, जो भी मेरे पास बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, होरा से संबंधित मैंने क्लासेस में सिखाई दिया है। ठीक है, अब हम आएंगे नक्षत्र बोधक राशि चक्र कि एक नक्षत्र में मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्रों के चरण आ रहे हैं। जैसे मेष राशि है तो अब मेष राशि है, अब हमारे 27 नक्षत्र हैं, 28 ना लेके 27 ही ले लेते हैं एक बार को उदाहरण के लिए, तो 28 ही ले लो भले। अब 28 नक्षत्रों को अगर हम एक एक राशि को अक्षर दे दें कि इस राशि में आपने 9 अक्षर ले लिए, फिर इस राशि में आपने 9 अक्षर ले लिए, तो किसको कौन सी राशि को कितने अक्षर मिलेंगे। अगर हम आदरा खराब नक्षत्र होता है, राहु का कष्टकारक होता है, भोगी विलासी होता है, थोड़ा ऐश्वर्य दिखाने वाला। मैडम क्लास सीख लीजिए अगर सीखना ही है तो ज्योतिष का, 3000 रुपए मंथली चार्जेस है, 6 महीने का कोर्स है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग और हस्तरेखा सब सिखाऊंगा 6 महीने में। ठीक है, और 6 महीने लगे 7 महीने लगे फीस उतनी लूंगा, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस फ्री में सिखाऊंगा, क्योंकि व्यक्ति को ट्रेंड कर देना, देखने लायक बना देना मेरी जिम्मेदारी, वो मैं सिखाऊंगा उसको। मेरा सिखाने में ज्यादा फोकस है। पैसे तो मैंने इसलिए रखे हैं नॉर्मल से चार्ज खर्चे के हिसाब से, मेरा फोकस ये रहेगा आदमी को इतना रेडी कर दूं कि परेशानी में मुझे ही याद करे कि हाँ गुरुजी अब इसका चार्ट आप देख के बताओ, हमसे नहीं हो रहा है। समझ रहे हो, सबसे तो होगा भी नहीं। गुरु कभी भी पूर्ण रूप से सारी चीजें नहीं दे देता शिष्य को, याद रखना, कुछ ना कुछ अपने पास पकड़ के रखता है। तो मुझे याद है कितना भी सिखा दूंगा वो मेरे जैसे विवेक बोध तो नहीं आ पाएगा, पर फिर भी अपनी तरफ से रेडी करना चाहूंगा कि उसको इतना रेडी कर दूं कि सांसारिक गृहस्थी लोगों को सही से अटेंड कर सके, उन्हें उनके मन के जो विकार हैं तो उन्हें दूर कर सके, जो मन के संशय हैं उनको दूर कर सके, इतना तो रेडी कर दूंगा। देखिए राशियों के नाम, नक्षत्र चरण बोधक राशि चक्र, इसमें क्या होता है जैसे कि मैंने बताया 12 राशि है, 27 नक्षत्र है। अब हम कौन सी प्रथम राशि को, प्रथम राशि मेष राशि है। अच्छा, तो अगर एक राशि में 9 अक्षर होते हैं, 108 अक्षर हैं, 12 को अगर हम डिवाइड करें तो 108 अक्षरों में 12 को डिवाइड करते हैं, तो 12 में डिवाइड होने से क्या होता है, 12 इंटू 9 कितना हो गया 108, और 108 अक्षर माने जाते हैं। ओ आ यू को का जो है ना, ये गा गा गी यू पै पी पी नानू नीनू, ये जितने भी अक्षर है ये सब मिला के 108 है।
ठीक है, सीधा सीधी समझ लीजिए। तो 108 को अगर हम 12 राशियों में डिवाइड करते हैं, भाग कर देते हैं, तो 9 अक्षर एक राशि को प्राप्त होते हैं, 9 अक्षर। तो अब अश्विनी और भरणी पहले नक्षत्र के जो दोनों 4 चरण है, हर एक नक्षत्र को, अब मैं ये भी बता दूं, हर एक नक्षत्र में 4 चरण प्राप्त होते हैं। जैसे अश्विनी भरणी नक्षत्र के चारों चरण और कृतिका का पहला चरण मिला मेष राशि को। ठीक है, अश्विनी भरणी 2 नक्षत्र के 8 चरण हो गए। अब उसके पहली राशि को 1 चरण और चाहिए, तो अब वो किसका दूसरा चरण लेगा? तीसरी वाली उसका ले लेगा, नक्षत्र का 1 चरण। तो उसने 9 अक्षर कौन से ले लिए? चू, चे, चो, चा, ची, ली, ला, ली, लू, ले, ओ, आ, ये मेष राशि ने ले लिए। तो आ अक्षर जो लिया उसने लिया तीसरे वाले नक्षत्र का, कृतिका नक्षत्र का पहला चरण मेष राशि ने ले लिया। अब वृष राशि लेगी, वृष राशि लेगी तो पहला अक्षर तो कृतिका नक्षत्र का किसने ले लिया? मेष ने। तो अब वृष राशि के 3 चरण लेगा। अब वृष राशि के 3 चरण कौन लेगा? वृष राशि लेगी। कृतिका नक्षत्र के लास्ट के 3 अक्षर कौन लेगा? वो वृष राशि लेगी। 3 अक्षर उसने ले लिए कृतिका, कृतिका के बाद अश्विनी भरणी कृतिका, चौथा मृगशिरा। तो कृतिका के तीसरे चरण जो है, कृतिका के 3 चरण ले लिए किसने? वृष राशि ने। अब उसके बाद जो मृगशिरा नक्षत्र है जो कि मंगल का है, उसके 4 चरण ले लिए किसने? वृष राशि ने। तो 4 और ऊपर के 3 कृतिका के 7 हो गए। अब 2 और लेगा, तो कृतिका के बाद मृगशिरा, मृगशिरा के बाद कौन सा आता है? मृगशिरा के बाद आता है आद्रा नक्षत्र। तो अब आद्रा नक्षत्र के 2 चरण और लेगी वृष राशि, तो उसके पास 9 अक्षर हो गए पूरे, उसने अपनी राशि कंप्लीट कर ली। अब आद्रा के 2 अक्षर बच गए। आद्रा नक्षत्र में हर एक नक्षत्र को मैं इसके नोट्स डाल दूंगा, हर एक नक्षत्र के पास 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो अब वृष राशि ने ले लिए किसके? आद्रा नक्षत्र तक के, आद्रा जो कि छठा नक्षत्र है उसके 2 चरण ले लिए। तो आद्रा के लास्ट के 2 चरण बाकी है, वो कौन लेगी? थर्ड राशि। ठीक है, कृतिका के अंतिम 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण, मृगशिरा के पहले 2 चरण नहीं, मृगशिरा के 2 चरण लास्ट के उसने ले लिए वृष राशि ने। अब मिथुन जो है, मिथुन के पास बच गए क्या पता है? मृगशिरा के अंतिम के 2 चरण भरे, आद्रा के उसने 4 चरण ले लिए और पुनर्वसुर के ले लिए पहले 3 चरण। तो जो मिथुन राशि है उसने भी 9 चरण अपने ले लिए, मतलब वो जो 9 अक्षर हैं वो मिथुन राशि के अंतर्गत आएंगे। अब वो भले किसी भी नक्षत्र के हो, बात समझ गए? समझने वाली कि अब हम पहले जो राशि है, जो पहली राशि है मेष राशि, वो शुरू के 9 अक्षर लेगा। अब वो अश्विनी भरणी और कृतिका का 1 अक्षर ले लिया, लास्ट के कृतिका के 2 बच गए, तो कृतिका के 3 बच गए। कृतिका के 3 अक्षर किसके पास गए? वृष राशि के पास। अब कृतिका के बाद जो नक्षत्र आता है मृगशिरा, उसके 4 अक्षर भी वृष राशि ने ले लिए। वृष राशि अब ये एक तरह का खेल है, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वो डब्बे वाइज खाने में डालते हैं कि भाई इसमें 4 गोली डाली, इसमें 2 डाली, इसमें 1 डाली, ऐसे 1-1 गोली करके खाने वाइज। तो जिसके पास जितने इस बार बचते रहेंगे आगे आगे वो लेते रहेंगे, ये डिवाइड हो जाता है। ये गणित सीखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, पर फिर भी बता दे रहा हूं। हर नक्षत्र जो जिस हिसाब से चल रहा है, देखिए मृगशिरा नक्षत्र के मिथुन राशि ने जो लिए, मृगशिरा के 2 चरण ले लिए, आद्रा के 4 चरण ले लिए और पुनर्वसु के 3 चरण ले लिए। तो मिथुन राशि के पास पूरे उसके 9 अक्षर हो गए। ठीक है, अब कर्क राशि का नंबर आया, तो कर्क राशि के पास पुनर्वसु जो कि गुरु का नक्षत्र है, 1 ही अक्षर बचा उसका, पुनर्वसु का। ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण कर्क राशि ने लिया। ठीक है, उसके बाद पुष्य जो शनि का नक्षत्र, कर्क जो गुरु पुष्य योग बनता है ना, कर्क राशि 4 नंबर पे ही गुरु बैठा हो तो उच्च का होता है, इसलिए बनता है 4 नंबर पे। और कर्क राशि पे ही गुरु बैठने से उच्च का होता है, और गुरु ही पुष्य योग बनाता है जब गुरु पुष्य नक्षत्र में आता है। तो अब पुष्य के 4 अक्षर कर्क राशि ने ले लिए, पुष्य नक्षत्र के 4, जो कि सबसे अच्छा नक्षत्र मैंने बताया। उसके बाद आश्ला नक्षत्र के 4 चरण वो भी इसने ले लिए। किसने? कर्क राशि ने। आश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण केतु के और शनि के और पहला नक्षत्र का, तो वो पुनर्वसु का, गुरु का। अब उसके बाद आती है सिंह राशि, तो सिंह राशि के पास उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम 3 चरण पड़ गए। ठीक है, सिंह राशि नहीं, मघा का 1 चरण सिंह के पास, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के। ठीक है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण। तो इस हिसाब से जो है हर नक्षत्र जब सारे अपने अपने 9 अक्षर लेता हुआ आएगा, तो मीन जो राशि है, मीन राशि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का अंतिम चरण आया, और उत्तरा भाद्रपद जो कि सूर्य का नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र के 4 चरण। मैं इसको खत्म कर रहा हूं क्योंकि ये लॉजिक, ये नॉर्मल साइज लॉजिक है, तो भी आदमियों को मैं इसके नोट्स डाल दूंगा, वो पढ़ के समझने वाली बात है।
वो इसका कोई सदुपयोग आपको फलादेश में नहीं आएगा, ये भी बता दूं, पर फिर भी जानकारी रखनी चाहिए। बेसिक नॉलेज की जानकारी होने से यह है कि कल को आपसे ही कोई पूछ दे, आपसे ही कोई बच्चा शिक्षा विद्यार्थी पूछ दे तो आप उसे समझा पाए इस तरह से। तो एक एक अक्षर जो है, एक एक चरण जो है वो समझ गए। जैसे कि 12 राशि है तो 12 राशि में 9 अक्षर अगर मिले तो एक नक्षत्र के पास 4 चरण है, तो एक नक्षत्र प्लस 2 नक्षत्र प्लस तीसरे का पहला वाला एक अक्षर पहली राशि ने ले लिया। अब उसके बाद दूसरी राशि जो है उसने भी जो एक नक्षत्र के 3 चरण बचे हुए, अभी तीसरे वाले नक्षत्र के 3 चरण ले लिए, चौथे नक्षत्र के 4 ले लिए। अब उसे 2 और लेने, तो उसने 2 और लेने तो उसने 5वें वाले नक्षत्र के 2 चरण ले लिए। अब तीसरी राशि आई तो 5वें नक्षत्र के 2 बचे हुए, उसने पहले 2 ले लिए। फिर छठा नक्षत्र जो है उसका पूरा का पूरा 4 का चरण ले लिया, तो 2 और 4 6 हो गया। वो 3 नक्षत्र किसके लेगा? 7वें वाले नक्षत्र के 3 चरण ले लेगा। इस टाइप से करके 108 सारे राशियां जो है एक एक ले लेती हैं, तो हर एक राशि को 9 अक्षर प्राप्त हो जाते हैं, हर एक राशि को 9 अक्षर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अपने अपने जो कि जिनके नाम में अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। देखो ये इस टाइप से चार्ट होता है कि ये अश्विनी के 4 चरण है, ये वाले 4, ये भरणी के 4 नक्षत्र है, और ये एक पहला और ये तीसरा ये कृतिका के है, ये मृगशिरा के हैं। ठीक है, मृगशिरा, ये पुनर्वसु के 2 हैं यहां तक, पुनर्वसु। फिर ये आद्रा के 4 है ये वाले। तो इस टाइप से जो है एक एक राशि जो है, एक एक राशि वो 9 अक्षर प्राप्त कर लेती है। बात समझ में आ गई? तो ये लॉजिक हो गया, इसको समझने की और कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बोलने में इरिटेशन पैदा करेगा। और ये एक बहुत छोटा सा लॉजिक है, जो इसको एक बार देख लेगा वो समझ जाएगा। इसके नोट्स में डाल दूंगा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे राशियों के स्वभाव के ऊपर। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है, अभिजित नक्षत्र की गणना मकर राशि के अंतर्गत आती है। यह 28वां नक्षत्र है। अतः अभिजित नक्षत्र के चारों चरणों के 4 अक्षर जू, जे, जो और खा शब्द की राशि की मकर राशि ही समझनी चाहिए। अभिजित नक्षत्र जो 28वां नक्षत्र है, जो कि 22वें नंबर पे आता है। ठीक है, वो अभिजित नक्षत्र बहुत कम समय के लिए आता है, 2.5-3 घंटे के लिए आता है। बहुत शुभ नक्षत्र माना गया है, इसमें भी 4 अक्षर प्राप्त होते हैं। तो ये जो नक्षत्र होता है, इसमें मैंने बताया जैसे कि जो बड़े बड़े देवी देवता होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनके इस नक्षत्र में जन्म होते हैं, अभिजित नक्षत्र में। ठीक है, ये 28वां नक्षत्र है, एक्स्ट्रा नक्षत्र है, 27 नक्षत्रों से अलग है। तो बड़ा अच्छा प्यारा नक्षत्र होता है अभिजित नक्षत्र। मैंने पहले भी बता दिया कई बार, इसमें बड़े बड़े अच्छे लोगों के जन्म होते हैं, जिनके राजयोग होते हैं, जैसे कि भगवान है, बड़े बड़े देवी देवताओं के जन्म इन्हीं नक्षत्रों में जो वो लोग लेते हैं अवतरण, तो इन्हीं नक्षत्रों में लेते हैं। चलो अब हम लोग मेष राशि के स्वभाव पे आएंगे। ठीक है, आज स्वभाव के बारे में बताना चाहिए, हाँ ले लेते हैं, अभी टाइम है। स्वभाव के बारे में बता देता हूं। मेष राशि, ये राशि पुरुष जाति की है। ठीक है, लाल पीले वर्ण वाली, कांतिहीन, क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय मेष राशि जो है क्षत्रिय वर्ण है, गुस्सा ईगो अहंकार ज्यादा होता है। पूर्व दिशा का स्वामी है मेष। ठीक है, अग्नि तत्व वाली चर संज्ञक मेष जो होती है चर राशि होती है। अब देखिए पहले तो बता देता हूं राशि के स्वभाव। पहली राशि चर, दूसरी स्थिर, तीसरी द्विस्वभाव, 3 नंबर मिथुन द्विस्वभाव, फिर चौथी चर, फिर 5वीं स्थिर, फिर द्विस्वभाव, फिर 7वीं चर, फिर 8वीं स्थिर, फिर 9वीं द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव। ऐसे करके 12 राशियों को हम 1 से डिवाइड कर लिए, 1 to 3 1 बाई डिवाइड कर दिया, इनको गुणित करते जाएंगे। चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, 12 की 12 राशि हो गई। आपको 12 राशि का दिमाग में बिठा लेना है, कौन सी राशि जो है उसका नंबर क्या होता है। कुंभ का क्या नंबर होता है, कुंभ राशि का क्या नंबर होता है, इसको दिमाग में बिठा लेना है। कुंभ का 11 नंबर होता है। मेष का क्या नंबर होता है, मेष राशि का 1 नंबर होता है। आप सीखने में तब सरलता होगी आपको जब आप इन राशियों के नाम जो है नक्षत्र नंबर वाइज याद कर लेंगे ना। तुला की राशि नंबर क्या होता है, 7 नंबर, क्योंकि चार्ट जो होता है लग्न चार्ट, वहां पे नंबर लिखे रहते हैं, वहां राशि नहीं लिखी रहेगी। वहां ना राशि नहीं लिखी रहेगी कि वृष राशि है, तुला है, कुंभ है, मीन है, नहीं, वहां नंबर लिखे रहेंगे। तो आपको ये याद कर लेने कौन से नंबर का कौन सी राशि होती है। मेष का मैंने बता दिया, सिंह का 5 नंबर होता है, कर्क का 4 नंबर होता है, मिथुन का 3 नंबर होता है, कन्या का 6 नंबर होता है। तो ये सारे नंबर याद कर लेना आपको, कौन सी राशि कौन से नंबर की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे और पहले भी बता दिया, एक राशि पहली चर राशि, चलने फिरने वाली, दूसरी स्थिर राशि, बैठ के काम करने वाली, वृष राशि। ए बाबू तो जल खावा तो मटका। ठीक है, ठीक है, चर स्थिर और द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, 12 राशि चर स्थिर द्विस्वभाव डिवाइड हो गई, गुणित हो गई तीनों में। 12 है, पहली चर, दूसरी स्थिर, तीसरी द्विस्वभाव, चौथी चर,
5वीं स्थिर, 6ठी द्विस्वभाव, 7वीं चर, 8वीं स्थिर और 9वीं द्विस्वभाव। 9वीं किसकी होती है द्विस्वभाव? धनु राशि, 9 नंबर गुरु की राशि, द्विस्वभाव राशि। मीन राशि भी द्विस्वभाव होती है। द्विस्वभाव वाले कि मैं मतलब बता देता हूं, जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, जो सुपरवाइजर का काम करते हैं, एक जगह बैठते भी हैं घूमते भी हैं, द्विस्वभाव। जो ऑफिशियल होते हैं, अकाउंटेंट्स के पास होते हैं ना, ये भी करना है वो भी करना है, इधर की फाइल उधर की, बाबू वाले जितने काम होते हैं छोटे मोटे वाले, ये सब द्विस्वभाव राशि वाले, इनको ऐसे काम मिलते हैं। कंप्यूटर रिलेटिव काम, ऑफिशियल काम करना, कंप्यूटर रिलेटिव काम करना और मालिक के घर में जाके काम करना, ये सब द्विस्वभाव वाले होते हैं। जो पुलिस में होते हैं ना द्विस्वभाव राशि वाले, ये भी कर ले वो भी कर ले ये भी कर ले, उन्हें भटकाते ज्यादा है लोग। द्विस्वभाव वाले स्थिर नहीं होते। समझ में आ गया? वो कई कई तरह के काम कर सकते हैं, कई कई तरह के, मैं खराब ही नहीं बोलूंगा, वो कई कई तरह के काम भी कर सकते हैं। तो मेष राशि जो है चर राशि है। उसके बाद चर संज्ञक, समान अंगों वाली, अल्प संततिवान और पित्त प्रकृति, गुस्से वाली प्रकृति, पित्त माने अग्नि तत्व वाली है। इसका स्वभाव अहंकारी, साहसी, मित्रों के प्रति दयालुता है। इसके द्वारा मस्तक का विचार, ये मस्तक, मेष राशि माने मस्तक। अगर सर के घर पे शनि बैठा है मेष पे तो नीच का हो जाता है, तो इस हिस्से को ब्रेन हेमरेज देगा, सर में दर्द देगा, ब्रेन में दर्द देगा। ये अगर स्वभावों की जानकारी ले ली ना आपने स्वभावों की, तो आप वैसे ही आदि ज्योतिष सीख जाओगे। आपने अगर वृष राशि, जैसे ये गला का हिस्सा होता है वृष राशि, ये वाला हिस्सा होता है गले का, वृष राशि मुंह और गले का हिस्सा, अगर आपने नेचर सिर्फ ग्रहों के ये बेसिक सीख लिया तो आप आधे से ज्यादा ज्योतिष तो वैसे ही सीख जाओगे। पहली राशि अग्नि तत्व, अब दूसरी वृष राशि जल तत्व, स्त्री तत्व। पहली पुरुष, दूसरी स्त्री, वृष राशि। यह राशि स्त्री जाति, श्वेत वर्ण, सादा वर्ण, शुक्र का जो है सादा वर्ण, वृष राशि। कांतिहीन, वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण होता है इसका, वैश्य वर्ण मतलब समझ रहे, वैश्य व्यवसाय वाले। दक्षिण दिशा का स्वामी, पहली राशि का स्वामी मेष, पूर्व दिशा, दूसरी का दक्षिण, तीसरी का उत्तर, ये पश्चिम, चौथी का पूर्व। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी उत्तर, चौथी। अब हम 5वीं को फिर लेंगे तो पूर्व, 6ठी को फिर लेंगे तो दक्षिण, 7वीं को फिर लेंगे तो पश्चिम, 8वीं को वृश्चिक को फिर लेंगे तो कौन सी हो गई? उत्तर। अब फिर हम नवम पे जाएंगे तो नवम माने फिर पूर्व। तो इस हिसाब से भी याद रखना है कि पहली राशि का मालिक जो होता है वो पूर्व वाला होता है, दूसरी का कौन सा होता है? दक्षिण की तरफ, तीसरी का कौन सा होता है? पश्चिम की तरफ। तो ये इनकी अपनी अपनी दिशाएं हैं, हर राशि की एक दिशा भी है। अगर हम चंद्रमा को देखा जाए, मुझे याद आ गया, एक बार मैं दिल्ली में गया हुआ था एक मंदिर में, मैं दिल्ली में गया हुआ था एक मंदिर के अंदर, मंदिर में ही रुका हुआ था उस समय, मेरे भैया हैं जानकार। तो उनसे उस दिन क्या है, वो था करवा चौथ का व्रत था करवा चौथ का। तो मैं तो सन्यासी आदमी हूं, मेरे को इन सब चीजों से ज्यादा लॉजिक से मतलब नहीं रहता, मैं अपना भ्रमण कर रहा था, शाम का टाइम था, गार्डन में घूम रहा था। तो एक बच्चा आगे पंडित जी से पूछने लगा कि पंडित जी मम्मी पूछ रही है चंद्रमा कौन सी दिशा में निकलेगा, मम्मी पूछ रही है। तो पंडित जी बोले ये भी कोई बता पाएगा कि चंद्रमा कौन सी दिशा में निकलेगा? बेटा ऐसे नहीं पता लगता, देखना कहां पे निकलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं बता पाएगा पंडित जी? बता पाएगा चंद्रमा कौन सी दिशा में निकलेगा। वो बोलने लगा, पंडित जी से एक बच्चे ने पूछा, करवा चौथ का दिन था, मैं दिल्ली में था उस समय गाजियाबाद में, तो मेरे भैया थे पंडित, तो खैर मेरे भैया हैं वो, खुद के सगे नहीं है, रिलेशन में ही है, संतोष पंडित जी। उनसे कोई पूछने के लिए आया बच्चा कि मम्मी पूछ रही है चंद्रमा कौन सी दिशा में निकलेगा। अब वो ज्योतिष तो है नहीं जो इसकी जानकारी हो। तो मैं गार्डन में घूम रहा था, तो मैंने उन्होंने छूटे ही बोला, बोले बेटा ऐसे नहीं पता लगता कि चंद्रमा कौन सी दिशा में है, ये कोई नहीं बता पाएगा चंद्रमा कौन सी दिशा में। मैंने कहा यार इनको जानकारी नहीं है, तो कह रहे कोई नहीं बता। तो मैंने उनकी बात नहीं काटी, मैंने कहा पंडित जी आज चंद्रमा कौन सी राशि पे? मैंने उनसे ऐसे ही पूछ दिया। कह रहे कल इस पे, आज धनु राशि पे चंद्रमा। मैंने उनसे ऐसे पूछ दिया कि सर पंडित जी आज चंद्रमा कौन सी राशि पे? उन्होंने बोला धनु राशि पे। तो मैंने कहा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। मैंने कहा पूर्व में निकलेगा चंद्रमा बेटा आज, जा मम्मी को बोल देना। लड़का तो दौड़ के अपने घर चला गया। पंडित जी कह रहे राजन ऐसे कैसे? मैंने कहा बेटा, पंडित जी को बता दिया, मैंने कहा पंडित जी ऐसे होता है, मेरे भैया हैं खुद के, उन्होंने भी मुझे बचपन में बहुत कुछ सिखाया हुआ है। तो मैंने उनसे बोल दिया, मैंने कहा ये मेष, ये वृष, इस टाइप से देख लेना चंद्रमा कौन सी राशि। कह रहे यार ये तूने अच्छी जानकारी दे दी। तो कहने का मतलब समझ रहे हैं? तो चंद्रमा ये राशि वाइज होती है, तो हर एक राशि की, मेष, वृष, मिथुन, मेष पूरब से स्टार्ट करना है हमें, मेष हमें पूरब से स्टार्ट करना है। अगर हम 11वें नंबर की राशि देखें कि 11 नंबर होता है कुंभ और 12 होता है मीन, तो मीन आपका खत्म होगा उत्तर में आके, तो इसका मतलब 11 का मालिक कौन है? शनि है, वो आएगा आपका पश्चिम में।
मतलब 11 नंबर कुंभ राशि का मालिक जो है वो शनि पीछे में आएगा, पश्चिम में। मैं पूर्व की तरफ मुंह करके बैठा हूं इसलिए बता दे रहा हूं, जो पीछे की दिशा है। तो ये छोटा सा एक लॉजिक है, बहुत बहुत छोटा सा लॉजिक है, मैं सबकी दशाएं बता दी, ठीक है। अब दूसरी राशि, ठीक है, इसको जो मैंने बताया दक्षिण दिशा का स्वामी भूमि तत्व वाली, ये भूमि तत्व वाली होती है। स्थिर संज्ञक, पहले बताया मैंने चर स्थिर, दूसरी राशि स्थिर होती है। शिथिल शरीर, शिथिल माने थोड़ा सा जल तत्व ज्यादा प्रबल होता है, ठीक है। शुभ कारक तथा महाशब्दकारी होती है, शुभ कारक होती है, और महाशब्दकारी का अर्थ हो गया जोर से बोलने वाले होते हैं। वृष राशि, ज्यादातर पार्लर का काम चलाती हैं लड़कियां, वो वृष राशि वाली होती हैं। शुक्र के अच्छे अच्छे कपड़ों के व्यवसाय वृष राशि वाले, ठीक है। इसका स्वभाव स्वार्थी, सबसे ज्यादा स्वार्थी होते हैं। सांसारिक कार्यों में दक्षता और बुद्धिमता से काम लेने का होता है। इसे अर्ध जल राशि भी कहा जाता है। इसके द्वारा मुंह और कपोलों का विचार किया जाता है, ये हिस्से का विचार किया जाता है, ये हिस्से का वृष राशि। अब तीसरी जो राशि होती है वो हाथों का विचार किया जाता है। चौथी राशि, पांचवी राशि पेट का, छठी राशि कमर का, सातवीं राशि लिंग होता है, आठवीं राशि गुदा होता है, धनु होता है, जांग होती है, 9 राशि घुटने होते हैं, 10 नंबर की राशि, 10 नंबर की, और पिंडलियां जो है पैर की, ये पैर के नीचे का हिस्सा घुटने से, ये 11 नंबर की राशि, और 12 नंबर जो होता है तलबे होते हैं पैर के। तो ये पूरे बॉडी में राशियों को हिसाब कर दिया गया। अब जिस राशि पे शनि बैठा होगा उस राशि को वो कष्ट देगा ही देगा। इतना सा बहुत छोटा सा लॉजिक है, इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम राशियों के बेसिक को सीख जाते हैं ना, तो हमें बीमारी पकड़ने में कष्ट नहीं होगा, हमें लोगों के फलादेश करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ रहे। तो ये स्वार्थी राशि है वृष राशि। सांसारिक कार्यों में दक्षता, बुद्धिमता से काम लेने का होता है। इसे अर्धजल राशि भी कहा जाता है। इसके द्वारा मुंह और कपोलों का विचार किया जाता है। मुंह से संबंधित थायराइड की बीमारी वृष राशि वालों को बहुत ज्यादा होती है। थायराइड, ये जो गले में थायराइड से संबंधित बीमारी होती है, वृष राशि वालों को होती है, ठीक है। अब हम मिथुन राशि पे आते हैं। यह राशि पुरुष तत्व, देखो पहली पुरुष, दूसरी जल स्त्री, अब तीसरी पुरुष, फिर चौथी स्त्री, फिर पांचवी पुरुष, सूर्य राशि पुरुष, फिर छठी स्त्री, सातवीं पुरुष, आठवीं स्त्री, नवीं पुरुष, 10वीं स्त्री, फिर पुरुष, फिर स्त्री, 11वीं 12वीं। समझ गए लॉजिक को? समझ लेना सीधा सीधा, बहुत छोटा सा सरल सा अच्छा तरीका है। पुरुष स्त्री, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। पहली राशि पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, मतलब पूरब से आए और राइट हैंड की तरफ से घूम के उत्तर पे आके खत्म कर दिया, फिर पूरब से आए, फिर ऐसे घूम के इधर खत्म कर दिया, एक एक दिशा ले ली हमने, फिर पूरब से प्रारंभ करके फिर उत्तर पे खत्म कर दिया, 12 राशि खत्म हो गई, 12वीं राशि मीन आके उत्तर पे खत्म हो गई। तो ये इतना बड़ा छोटा सा लॉजिक है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या लिखा है? यह राशि पुरुष जाति हरित वर्ण, हरा रंग होता है बुध का, मिथुन राशि हरित वर्ण, चिकनी, इन्हें स्किन से संबंधित, तो इनकी बॉडी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। शूद्र वर्ण, इनकी जात जो होती है छोटी जात की मानी जाती है, शूद्र वर्ण दिया गया इसे, मतलब विचार छोटे, थोड़े तुच्छ विचार। पश्चिम दिशा का स्वामी, पहली मेष, वृष दक्षिण और पश्चिम हो गई मिथुन, ठीक है। वायु तत्व वाली, वायु तत्व होता है मिथुन जो होता है, बुध वो वायु तत्व माना जाता है, ठीक है। और मकर जो होता है वो भी वायु तत्व माना जाता है। वायु तत्व उष्ण होता है, थोड़ा उष्ण, मतलब भाप बोलते हैं ना, उष्ण मतलब उष्ण जिस हिसाब से ओस होती है उसे ऐसे छू पिघल जाती है, इस तरह से नरम स्वभाव में थोड़े नरम होते हैं, उष्ण। महाशब्दकारी, मध्यम संतति वाली, संतति क्या होती है पता है आपको? संतान, मध्यम मतलब मीडियम संतानें होती है इनकी, ज्यादा नहीं होती। संतति वाली, शिथिल, शिथिल माने पतले, थोड़े पतले शरीर, तथा विषमोदय होती है। विषमोदय, विषमोदय माने विषम संख्या रहती है, दिमाग में विषम रोता है। विषम माने समझ रहे हो, स्थिर नहीं रहता, मन जो है विषम होता है, ठीक है, विषम वाली। इसका स्वभाव शिल्पी तथा विद्यायनी होता है, ये पढ़ाई में बड़ा अच्छा दिमाग लगाते हैं मिथुन वाले। और शिल्पाध्ययनी माने शिल्प, वो ड्राइंग बनाना, आर्टिफिशियल चीजें बनाना, धागों से लोगों के कलाकृति करना, ये मिथुन राशि वाले होते हैं। विद्या अध्ययन, इसके द्वारा शरीर के कंधों और बाजुओं का विचार, कंधे और बाजुएं, कंधे और बाजुओं का विचार किया जाता है मिथुन के बाद। अब हम आते कर्क राशि। मैंने बताया पहली राशि पुरुष, दूसरी स्त्री, तीसरी मिथुन पुरुष, अब चौथी आ गई राशि, तो चौथी कौन सी होगी? स्त्री होगी, क्योंकि पहली पुरुष है, दूसरी स्त्री है, तीसरी पुरुष है, चौथी स्त्री है। तो अब कर्क राशि, ये राशि स्त्री जाति, रक्त ध्वल, रक्त ध्वल मिश्रित वर्ण। रक्त ध्वल का मतलब समझ रहे? रक्त माने ब्लड से संबंधित, और रक्त, बेटा 200 रुपए चार्ज है, रामाकार तिवारी, तेरे जैसे 50 आते हैं, 200 रुपए चार्ज है, पूछ लियो, फ्री में नहीं बताता यहाँ पे, समझ गया? कह रहा मेरी बताओ तो जाने, तू मेरे
अभी साले 2 शब्द सुन लेगा, यहाँ बकचोदी मत काटे, भाग जाए से। यह राशि स्त्री जाति रक्त धवल मिश्रित वर्ण। मिश्रित वर्ण माने थोड़ा सा इसका क्या है, क्रीम कलर है, व्हाइट कलर है, और थोड़ा सा इसमें लालिमा कलर है कर्क राशि में, ठीक है, लालिमा कलर। जलचारी, क्योंकि कर्क जो होता है वो जल तत्व होता है, और स्त्री राशि है तो जलचारी, उत्तर दिशा की स्वामिनी, सौम्य बोला गया इसको, सौम्य राशि, क्योंकि ये कर्क राशि सौम्य, मतलब चंद्रमा भी समग्रह होता है, सौम्य ग्रह होता है, और कर्क भी जो है सौम्य ग्रह माना जाता है। कफ प्रकृति, चंद्रमा कफ छाती का कारक होता है, तो छाती में कफ जमता है, इसलिए कफ की प्रकृति मानी गई है। ये वाला हिस्सा तो होता है चंद्रमा का, ये वाला छाती में, ठीक है। कफ प्रकृति, सांस की बीमारी, साइनस की बीमारी चंद्रमा से होती है। इस एरिया पे अगर राहु बैठा है, ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों पे अगर कर्क होता है, नहीं उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, बकचोदी काटेगा तो यहाँ पे, समझ रहा है। ये कफ प्रकृति होती है। बहुसंतान, इसकी संतानें ज्यादा होती हैं। एक चरण वाली, रात्रि बली, रात्रि में ज्यादा चंद्रमा तो रात्रि में उगता है, इसलिए रात्रि बली होती है। समोदय है, समो उदय, सम उदय माने ठीक एक समय पे अपना ये उदय होने वाली है। चंद्रमा वाले जो है ये सही समय पे सारे काम करते हैं, इसका अर्थ ये हो गया, अपने काम करने में ये बड़े अच्छे रहते हैं। इसका स्वभाव लज्जा, ये थोड़े से लज्जा युक्त होते हैं, जो शर्म करते हैं ना बच्चे, उस टाइप के होते हैं। लज्जा वाले, सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील, अच्छे उच्च पदों पे भी होते हैं, अच्छे उच्च पदों पे होते हैं। सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना तथा समय के अनुसार चलना। इसके द्वारा वक्ष स्थल एवं गूदे का विचार किया जाता है। ये जो वक्ष स्थल का एरिया है छाती का, इसके द्वारा ये विचार किया जाता है चंद्रमा के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब हम लेते हैं सिंह राशि। अब हम बता देते हैं सिंह राशि। अब देखो, पहली राशि चर थी, स्थिर और द्विस्वभाव, तीसरी राशि द्विस्वभाव। फिर उसके बाद आई चर राशि, चौथी राशि। अब पांचवी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। पांचवी स्थिर राशि रहेगी, और पांचवी, अभी हमने स्त्री राशि के बारे में पढ़ा, कर्क राशि। अब पांचवी पुरुष राशि है, ठीक है। पांचवी पुरुष, यह राशि पुरुष जाति पित्त वर्ण, सूर्य पित्त ग्रह होता है। जैसा कि मेष पित्त वर्ण का था, अब ये भी पित्त वर्ण है। कौन सा सूर्य? पित्त वर्ण। क्षत्रिय वर्ण, सूर्य होता है ना क्षत्रियों का कारक, क्षत्रिय, महाराणा प्रताप जी क्षत्रिय, तो सूर्य क्षत्रियों का कारक होता है। सबसे ज्यादा तेज स्वभाव से वाली, प्रभावशाली, सबसे ज्यादा प्रभावशाली संसार में, ठीक है। सूर्य राशि, क्षत्रिय वर्ण, पूर्व दिशा की स्वामी। देखो मैं पहले भी बता रहा हूं, पहली राशि की दिशा पूर्व, दूसरी की दक्षिण, तीसरे की पश्चिम, चौथी की उत्तर। अब दोबारा से पांचवी राशि आ गई, तो ये आ गया पूर्व, ठीक है। पांचवी सूर्य की राशि पूर्व ही होती है, सबको पता है, पूर्व से उदय होता है सूर्य। बहुत छोटी सी लॉजिक है, समझने वाली। यह राशि पुरुष जाति पित्त वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, पूर्व दिशा की स्वामिनी, पित्त प्रकृति, अग्नि तत्व वाली, आग वाली तत्व वाली है, जलती हुई, ठीक है। उष्ण स्वभाव, उष्ण माने गर्म स्वभाव वाला है। मेरा सिंह लग्न है सूर्य का, इसलिए मैं गर्म जल्दी हो जाता हूं। सूर्य का लग्न है, सूर्य का स्वभाव है मेरे अंदर, सब कुछ ही मेरा सूर्य लग्न है। लग्न मारे मेरा जो पूरा का पूरा नेचर है, प्रकृति है, वो सूर्य का है। मैं दूसरे को तो क्या बताऊं, मैं मेरे ऊपर ही ले लेता हूं। अब उसके बाद सूर्य स्थिर की राशि होती है, और पुरुष तत्व है। मेरे अंदर पुरुषार्थ बहुत ज्यादा है, मेरे अंदर पुरुषार्थ बहुत ज्यादा है। मैंने ऐसे ऐसे काम करता हूं ना, जैसे हनुमान जी करते थे ना, उस टाइप के काम करता हूं मैं। अगर कोई ले लूं मन में कि मुझे करना है, भाई साहब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो कितना बड़ा राजनीतिक लोग हो या कितना बड़ा कोई आ जाए, कोई भी लैंड लॉर्ड आ जाए, मैं बोल दूं अगर ये काम मुझे करना है, मुझे नहीं रोकता कोई। मैंने बड़े बड़े काम किए, राजस्थान में था, मतलब मैं एक बार मन में बैठ जाए कि ये काम करना है, साला कितना बड़ा राजनीतिक आदमी हो, वहां जाकर खड़ा हो जाता, मैं भाई ये काम करना है तुझे, बोलता गुरुजी क्षमा करो आप क्यों आए यहाँ पे, आप पहले फोन कर देते, बता देते, ऐसे बोलते हैं फिर राजनीतिक लोग। मतलब ये एक सूर्य का तेज देता है। मैं ये भी बता दूं, मैं राजनीतिक लोगों के सामने खड़ा हो जाता हूं, तो हमारे चित्तौड़ के विधायक साहब थे, जो भी जिनके पास भी मैं कभी काम के थ्रू गया हूं, ये फोन कर देता था, बोले महाराज जी आपका काम है, अभी करवाते हैं। आप भी करवाते सेकंडों में। उन्हें पता है कि महाराज थोड़े जोशीले टाइप के हैं, कब जाके क्या कर दें, हमारे पीछे ऐसी की तैसी कर दें, उन्हें यही नहीं मालूम। तो सूर्य का बड़ा एक अच्छा स्वभाव होता है। मैं गायत्री की साधना करता था किसी टाइम में, तो विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने ऐसे ऐसे काम देखे हैं, जिसको जो काम बोलता था समय से पहले हो जाते थे। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है, समय से पहले ही काम हो जाते थे। मैं सरकारी काम के लिए बोलता था किसी को, भाई जेसीबी भेजनी है, मेरे ये वाला लेबल करवाना है, मेरा मंदिर का काम है, फ्री में कर देते थे लोग, फ्री में, कोई पैसा नहीं। राजनीति के लोग फोन करते थे, गुरुजी का काम पहले करके आओ भाई। तो ये बड़ा अच्छा होता है। अगर आपका सूर्य अच्छा है ना, तो आपके आत्मबल, कॉन्फिडेंस अंदर से होता है। आप एचआर को तो क्या इंटरव्यू दोगे, आप उनके इंटरव्यू ले लोगे जाके, अगर आपका सूर्य मजबूत है तो। आत्मकारक ग्रह होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अग्नि तत्व वाली, उसने स्वभाव, पुष्ट शरीर, यात्रा प्रिय, अल्प संततिवान, 2 संतानें 3 संतानें बहुत है इतनी, तथा निर्लज है। निर्लज है मतलब लज्जा नहीं होती इनको, हम मैं यहाँ पे जैसे गाली दे देता हूं,
तो ये भी समझने वाली बात है। ये निर्लज है, इसे लज्जा नहीं होती, तो मुझे लज्जा नहीं आती। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई मुझे तो पता है सामने वाला ही बेवकूफ है, मुझे इस चीज का बोध है। तो ये सूर्य यहाँ पे देखिए बाकायदा लिखा हुआ है कि मैं अपने बारे में बता रहा हूं भाई, एक तरह से इसका स्वभाव मेष राशि के समान है, ठीक है। पुष्ट शरीर, यात्रा प्रिय, अल्प संततिवान तथा निर्लज है। इसका स्वभाव मेष राशि के समान है, परंतु इसमें उदारता और स्वातंत्र प्रियता अधिकता पाई जाती है। अच्छा, ये सच बात है, उदारता होती है सिंह राशि वालों में। उदारता माने उदार किसको बोला जाता है? एक व्यक्ति होता है दान करना, कि आपने 10 रुपए दान किए, 20 रुपए दान किया, आपसे 100 रुपए मांगे, 100 रुपए दान कर दिया। उदार व्यक्ति क्या होता है? जो अपनी सारी की सारी पॉकेट निकाली कि ले यार यही पड़े, यही ले जा, वो होता है उदार उसको। और वो सूर्य का स्वभाव बहुत ज्यादा प्रिय होता है। सूर्य वाले व्यक्तियों को ये उदारता जरूर होती है, क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है। जिस प्रकार से राजा लोग अपनी मालाएं उतार के दे देते थे, मणि उतार के दे देते थे, उसी तरह से सूर्य जो है वो उदार ग्रह होता है। समझ गए? ये मैं बता दूं। अब सूर्य हृदय का कारक होता है, हृदय का हार्ट का कारक होता है सूर्य, ठीक है जी। ये भी बता दूं, इसके द्वारा हृदय का विचार किया जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सूर्य वालों को आती है, सबसे ज्यादा। हृदय रोग में 90% लोग सूर्य वाले मरते हैं, 10% लोग दूसरे मरते हैं। सूर्य राशि वाले या सूर्य लग्न वाले लोग हृदय रोग से मरते हैं, ये भी बता दूं। इन लोगों के हृदय जो होते हैं कमजोर होते हैं, क्योंकि चंद्रमा हृदय का कारक होता है और चंद्रमा जल तत्व है। यहाँ पे जल तत्व का प्रभाव ज्यादा होता है और इनकी जो है ना ब्लॉकेज हो जाती है, सांसें जो होती है, नसें ब्लॉकेज हो जाती है, तो हार्ट अटैक आ जाता है इन लोगों के। इनको हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आता है। हृदय रोग के कारक जो होते हैं वो सूर्य वालों को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आता है, ठीक है। अब समझ गए? अब देखिए, ये राशि पुरुष जाति, पित्त वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, पूर्व दिशा की स्वामिनी, पित्त प्रकृति, अग्नि तत्व की प्रकृति, और उसके बाद उष्ण स्वभाव, गर्म स्वभाव, पुष्ट शरीर, शरीर अच्छा होता है, यात्रा प्रिय, यात्रा बहुत अच्छी लगती है, अल्प संततिवान, संतानें कम होती है, निर्लज स्वभाव होता है, लज्जा कहीं नहीं करते ये लोग। इनका स्वभाव मेष राशि के समान है। मेष राशि जो है वो भी एक तेज स्वभाव वाली राशि है, इनका स्वभाव सेम होता है। उसमें उदारता कम है, वो दयावान है और इसमें उदारता ज्यादा है, बस ये थोड़ा सा अंतर है। बाकी स्वभाव दोनों का मेष और सूर्य का एक जैसा ही है। वो भी पित्त प्रकृति है, वो भी अग्नि तत्व है, ये भी अग्नि तत्व है, ये भी अग्नि पित्त प्रकृति है। वो भी पूर्व दिशा का स्वामी है, ये भी पूर्व दिशा का स्वामी है। मेष और सूर्य का सब कुछ अच्छा है। सूर्य वाले की जो हाइट होती है मेष से थोड़ी सी छोटी होती है, सूर्य वाले की हाइट, इतना सा फर्क होता है। अच्छा, मेष राशि वाले 6 फुट 2 इंच के होंगे, मेष लग्न वाले 6 फुट 1 इंच 2 इंच, और सूर्य वाले 6 फुट के होते हैं। सीधा सीधी समझ लो, इतना भी समझा रहा हूं। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है, ये किताबों में नहीं लिखा है। ये लॉजिक खुद के जो मेरे देखे हुए चार्ट देखता हूं, कई हजारों लाखों चार्ट देख चुका हूं अब तक, उसके अनुभव से बता रहा हूं। इसका स्वभाव मेष राशि के समान है, परंतु इसमें उदारता एवं स्वातंत्र प्रियता, मतलब ये किसी के बंधन में रहता है। तुम शेर, सूर्य माने शेर, शेर जो होता है सिंह लग्न, सिंह माने शेर, तुम सिंह को कहां बांध के रख सकते हो? वो स्वतंत्र रहता है, वो जंगल में रहता है, उसके बस की नहीं कहीं पे बंधन में रहना है, वो बंधन में नहीं रहता। मैंने मेरी छोटी उम्र में घर छोड़ा, क्यों छोड़ दिया? वहां कुछ बंधन थे, छोटे छोटे घर थे फ्लैट के, रहना पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, तो ये ग्रह करा लेते। आपकी जैसी प्रकृति, जैसा स्वभाव। अच्छा, मैं जंगलों में जैसे बगीचे में गार्डन में रहता था, वहां पेड़ पौधे, तो सूर्य शेर जिस हिसाब से एक जंगल में रहता है उस हिसाब से स्वभाव ग्रह वाला उधर लेके चला जाता है उसको। समझ में आ रहा है? तो ये इसलिए समझा रहा हूं प्रैक्टिकली कि जिसका जो ऐसा स्वभाव होता है, वो अगर आप लोगों ने नेचर पकड़ लिया, स्वभाव पकड़ लिया, तो आपको ज्योतिष बनने में कोई मतलब ग्रह नहीं रोक पाएगा। आपको आधे से ज्यादा ज्योतिष आ गई अगर आपने बेसिक सीख लिया, इसलिए बेसिक पे ज्यादा फोकस देता हूं मैं। तो ठीक है, यह राशि पुरुष तत्व, पित्तवर्ण, क्षत्रिय, इसके द्वारा हृदय, हृदय माने ये हृदय के थोड़े कमजोर होते हैं, हृदय बड़ी जल्दी पिघल जाता है, दूसरों के बहकावे में बहुत आज जल्दी आ जाते हैं। इन्हें स्त्रियां बहुत धोखे देती हैं, ये भी बता दूं। सूर्य लग्न वालों को स्त्रियां बहुत धोखे देती हैं, सूर्य राशि वालों को भी स्त्रियां बहुत देती हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, इनके स्त्रियों के साथ संपर्क भी बहुत होते हैं। इनमें स्वभाव तेज ऐसा होता है कि स्त्रियों का आकर्षण बहुत होता है इनकी तरफ, बहुत ज्यादा है। ऐसे ऐसे अधिकारी लोग हैं सूर्य वाले, जिनको ने 50-50 लेडीजों के साथ, 100 लेडीजों के साथ जिनके संपर्क रहे हैं, मित्रताएं रही हैं। ये सूर्य का स्वभाव होता है, समझ रहे? इनकी तरफ आकर्षण ज्यादा होता है। अब हम कन्या राशि ले लेते हैं। कन्या राशि हो गई स्त्री राशि, ठीक है। यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, ठीक है। कन्या राशि थोड़ा पैरोट कलर का जो होता है ना, पैरोट कलर, और पिंगल वर्ण माने नपुंसक वर्ण है, सीधा सीधी समझो। वर्ण जो होता है इनका स्वभाव, वो किसी पिंगल वर्ण माने सीधा सीधी अब बताऊं, ये द्विस्वभाव राशि होती है, 2 स्वभाव वाली। और वर्ण पिंगल हो गया, क्षत्रिय वर्ण होता है, जैसे मतलब एक तरह से लचीला वर्ण, 2 वर्णों को मिक्स कर लिया जाए तो पिंगल वर्ण को अगर हम मिक्स करें ना, तो इसमें हो गया आपका एक तो शूद्र वर्ण और वैश्य वर्ण। व्यवसाय ज्यादा होता है और मेहनत करना भी ज्यादा होता है।
जैसे देखिए शूद्र को हम लोग ये नहीं बोले कि शूद्र कोई खराब चीज होती है। शूद्र का मतलब सेवा करना, शूद्र मतलब पैर। ब्राह्मण जिस हिसाब से मुख माना जाता है, क्षत्रिय हृदय माना जाता है, वैश्य पेट माना जाता है, शूद्र पैर माना जाता है। तो पैर का अधिकार जो होता है सेवा करना, मंदिरों में जाना, दान पुण्य करना, धर्म कर्म करना, दौड़ना, भगवान के तीर्थ यात्राओं में जाना, तो शूद्र लोग जो होते हैं उसको पैर माना गया। ये स्थान दिया गया है इसको ऊंच नीच करने की कोई, क्योंकि बिना शरीर के कुछ नहीं है। इस दृष्टि से कभी मत देखना, मैं नहीं देखता हूं, मेरी दृष्टि कभी भी नहीं है इसमें, क्योंकि मैं तो वैसे भी, हम लोगों की सोच एक अलग टाइप की है। तो मैं शूद्र शब्द का जो अर्थ बोल रहा हूं, मेहनत करना, क्योंकि जो छोटे लेवल के लोग होते हैं वो मेहनत ज्यादा करते हैं, बाहर जाते हैं, लेबरी करते हैं, अलग राज्यों में जाते हैं, रोड बनाने के काम हो गए, बड़े बड़े काम हो गए, कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, उनके बगैर कोई काम संभव नहीं है। तो व्यवसाय वाली बुद्धि और एक मेहनत करने वाली बुद्धि, ये दो वर्ण की राशि हो गई। कौन सी? कन्या राशि। इनमें दोनों तरह के काम रहते हैं। यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, द्विस्वभाव, दक्षिण दिशा की स्वामी। अब इसकी दिशा कौन सी आती है? सिंह राशि की दिशा पूर्व थी, अब इसकी दक्षिण आ गई। जैसे मैं चक्र चलाता हुआ आ रहा हूं कि पहली पूर्व, दूसरी दक्षिण, तीसरी उत्तर, चौथी पूर्व, उत्तर हो गई, फिर पांचवी पूर्व, छठी फिर से आपकी दक्षिण हो गई। तो इसकी छठी है, ये दक्षिण दिशा का स्वामी। वायु तत्व, शीत प्रकृति, इन्हें ठंड थोड़ी ज्यादा लगती है और इनकी प्रकृति जो है वायु तत्व है। वायु मतलब समझ गए? वायु तत्व, वायु माने हवा तत्व। इनमें वायु तत्व की प्रधानता होती है। शीत प्रकृति, पृथ्वी तत्व वाली, इनका पृथ्वी का तत्व होता है। रात्रि बली, रात्रि प्रबल होता है। बुध ग्रह की जो कन्या राशि है वो रात्रि प्रबल होती है, ठीक है। रात्रि में प्रबल होते हैं ग्रह, कन्या लग्न राशि वाले, रात्रि में इनके ज्यादा काम अच्छे अच्छे होते हैं। रात्रि वाली अल्प संतति वाली, इनकी संतानें कम होती है। इसका स्वभाव मिथुन राशि जैसा है, परंतु यह अपनी उन्नति और समान रूप पर विशेष रूप से ध्यान देता है। मिथुन राशि वाले मेहनत ज्यादा करते हैं, मेहनत में नौकरी ज्यादा करते हैं। और कन्या वाले क्या होते हैं? अपना व्यवसाय डालने की तरफ इनका ज्यादा दिमाग रहता है, अपना काम करने की तरफ ज्यादा दिमाग रहता है, समझ गए? कन्या वाले अपनी उन्नति और सम्मान पर विशेष ध्यान देते हैं। कन्या वाले अपने सम्मान के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। सम्मान माने उनको समझ रहे हो ना, आत्मसम्मान, ठीक है। अब परंतु यह अपनी उन्नति और सम्मान पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। इसके द्वारा पेट का विचार किया जाता है। जैसे कि मैंने बता दिया, हृदय का 5 नंबर के द्वारा विकास, वो हार्ट का जो होता है, हृदय का कारक सूर्य होता है। कर्क जो है चंद्रमा फेफड़ों का कारक होता है। मिथुन जो है वो हाथ और बाजुओं का कारक होता है। और वृष जो है, वृष राशि, वो गले का कारक होता है, इस हिस्से का कारक होता है, कर्क राशि। और मेष जो है वो सर का कारक होता है। मेष, वृष, मिथुन बाजू 4 नंबर और 5 नंबर पेट और हृदय 5 नंबर। अब 6 नंबर की जो कुंभ राशि है, इसके द्वारा पेट का विचार किया जाता है। इसके द्वारा पेट का विचार किया जाता है। कुंभ के बारे में कल पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। आज का टॉपिक यहीं बंद करूंगा, क्योंकि 6 राशि का स्वभाव बता दिया, भूल जाएगा आदमी। अब कल बताऊंगा। 6 राशि का स्वभाव बता दिया, 10 बज चुके हैं। अब राशियों का स्वभाव मैं कल बताऊंगा। अब आप लोग वीडियो को पूछिए किसका क्या प्रश्न है। सपना जी का क्या प्रश्न है? 13 अगस्त 93 5 PM। मेरे राशि भी बता दो गुरुजी, क्या है नाम? ऐसे ही रख दिया था सपना। हाँ बेटा ठीक है, आपकी राशि में देखने के लिए मुझे लैपटॉप नहीं, मोबाइल में देख देता हूँ आपकी कौन सी राशि बन रही है। अभी बता देता हूँ मैडम। लैपटॉप खोलना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, बहुत झंझट है। मोबाइल में मेरे पास ऐप है, मैं जल्दी से देख के बता दूंगा आपकी राशि कौन सी है। क्या हो रहा है तेरे को? मोबाइल भी बड़ा गड़बड़ करने लगता है कभी कभी। कहाँ गया भाई होरोस्कोप? तेरे बगैर तो मैं अधेरा हूं, तू कहाँ चला गया? आपकी डेट डालिए सपना जी, अभी आपकी राशि बता दी जाएगी। 13 अगस्त 93 और 5 PM है, 17 PM। कहाँ का जन्म है मैडम आपका? आपने जन्म नहीं लिखा है मैडम, कैसे बताऊं? यही तो बड़ा लफड़ा है। जन्म डाला करिए, कहाँ का जन्म है, जन्म डालिए कहाँ का जन्म है, फिर राशि बताता हूँ आपका। पिंकी जायसवाल जी का, आयांश का दिल्ली का। बच्चे का फ्यूचर कैसा रहेगा? मैडम ठीक ठाक ही रहेगा फ्यूचर, प्राइवेट क्षेत्र में रहेगा, मेहनत ज्यादा करेगा, थोड़ा कष्टकारक रहेगी लाइफ। पिंकी जायसवाल जी, जन्म कहाँ का है डालिए, मैं अभी देख देता हूँ आपका। क्या नाम है? सपना जी। आज की क्लास से बहुत बढ़िया टॉपिक सिखाया है मैंने। नक्षत्रों के चरण, किस राशि को कितने 9 अक्षर पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं वो बता दिया। होरा से संबंधित जानकारी दे दिया। और जो भी क्लास सीखने से संबंधित इच्छुक हैं व्यक्ति, आप लोग शेयर थोड़ा ज्यादा कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी न्यूमरोलॉजी की क्लास मैं चार्ट देख रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, किसी को जो भी पूछना है शेयर का टैग लेवे। और सपना जी आपका जन्म कहाँ का है? सपना जी का जन्म कहाँ का है?
बेटा डेट टाइम प्लेस, तानिया जी ये सब डालिए, हैदराबाद का जन्म है, डेट टाइम और प्लेस तब बता दूंगा मैं। और सपना जी का जन्म कहाँ का है, अगर है तो लिख दीजिए यहाँ पे। सपना जी का जन्म कहाँ का है ये लिख दीजिए, अगर लिख सकते हैं। ही नहीं सपना जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे। अन्नू जी का क्या प्रश्न है, 2-9-71 व्यवसाय का योग, जॉब कब शुरू होगी प्लीज टेल मी। मैडम व्यवसाय का बहुत अच्छा योग है, नौकरी छूटेगी लगेगी छूटेगी, लो जॉब कब शुरू होगी, बर्थ प्लेस कोट जिला हिमाचल, 2-9-9-9। मैडम व्यवसाय करना तो बहुत अच्छा रहता है, इसमें नौकरी के चक्कर में जो है डिस्टर्बेंस बनी रहेगी, ठीक है। बिजनेस करना तो बहुत अच्छा रहेगा। शेयर करिए, शेयर में बता दूंगा। और अभी आप अगर 2-9, मैडम नवंबर के बाद कुछ योग अच्छे खुलेंगे आपके, मनोज कुमार शर्मा जी, ठीक है। अन्नू मनोज कुमार शर्मा जी, नवंबर के बाद कुछ अच्छे योग बनेंगे, ट्राई करते रहिए। 2-9-9-71 शनि शनि शनि। मैं आप एक काम करिए, आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चालू करिए रविवार को छोड़ के। काले तिल डालिए, चीनी डालिए और पुष्प डालिए और चावल डालिए। काला तिल, चीनी, पुष्प और चावल डाल के पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए, रोज चढ़ाइए, जल्दी नौकरी लग जाएगी। रविवार को नहीं चढ़ाना, ये भी मैं बता दूं। शेयर का टैग नहीं है, दिलजीत का नहीं है, कौर का नहीं है, दर्शना का नहीं है, शेयर का टैग किसी का भी नहीं है। जिसका शेयर का टैग नहीं होता मैं उसकी नहीं देखता हूँ। सपना ने तो अपना कमेंट की डाली नहीं, मैं उनकी डेट डाल के बैठा हुआ था। दो 14 का बढ़िया है मैडम। बच्ची थोड़ी सी बीमार ढीली ढाली रहेगी, थोड़ी लचीली, बाकी तो ठीक है। दर्शन शर्मा जी, दर्शना जी, बच्ची थोड़ी ढीली डाली है, बीमार। भाई शेयर का टैग नहीं है किसी का, शेयर का टैग लिया करो, शेयर का टैग लिया करो, उसके बाद बताऊंगा। वीडियो को थोड़ा ज्यादा शेयर करो, टैग ले, उसके बाद ही बात करता हूं मैं। तानिया व्यास, हैदराबाद का जन्म है सर, मैंने शेयर किया है वो टैग आप नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, टैग नहीं आ रहा। आपका क्या प्रश्न मैं देख देता हूँ। 14/4/2007, 3:50 का टाइम, हैदराबाद का जन्म है स्नेहा। नेम है, फ्यूचर कैसा है अभी बता देते मैडम, देख ही देता हूँ मैं। इनका आपने बताया 14/4/2007, 14/4/2007। आपने 14/4/2007 डाला है, 207 डाल दिया सिर्फ। कोई बात नहीं, मैं तो भी देखता हूँ। 3:50 का टाइम। अब मैडम यही है ना, आप लोग तो इतनी मूर्खता करते हैं। 3:50 आपने लिख दिया, कब का है, सुबह का है, शाम का है, ये सब नहीं लिखते हैं। ये बड़ी मूर्खता करते हैं आप लोग, मतलब मूर्खता की हद होती है। AM PM लिखने में क्या प्रॉब्लम होती है। अब 3:50 2 बार बजते हैं, कौन से 3:50 बताऊं, 15:50 बजाऊं या 3:50 बजाऊं सुबह के। अगर ये भी नहीं बताएंगे तो फिर कैसे देखूंगा। मतलब 2-2 3-3 बार डालना है डिटेल को, फिर भी सही नहीं डालना। मतलब मैं सोचता हूँ मैं ही मूर्ख बन गया हूँ, मैं ही मूर्ख हूँ, आप लोगों के साथ बैठा हूँ। कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं ही मूर्ख हूँ यहाँ पे जो बैठा हूँ आप लोगों के साथ। ऐसा फील होने लगता है मुझे कि मैं ही मूर्ख हूँ। 13:35 का मैं अंकिता साहू की देख रहा हूँ, क्योंकि गलत चार्ट खोलूंगा फिर बदलूंगा, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बताया ना सूर्य का स्वभाव कैसा होता है, अकड़ू टाइप का। अकड़ू वाली बात नहीं होती है, थोड़ा सा समझदारी वाली बात होनी चाहिए। समय को वेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का भी समय वेस्ट ना हो। इस कुंडली में कालसर्प दोष लगा हुआ है। अंकिता साहू जी, आपके बहुत कालसर्प दोष लगा हुआ है, लग्न में राहु है। प्रश्न क्या पूछना है आपको। दशा आपकी जो चल रही है, सूर्य की दशा 25 तक है, तो सूर्य तो आपका कहाँ बैठा हुआ है, भाग्य स्थान पे। टाइम थोड़ा ठीक ठाक ही बोलूंगा, पर कष्टकारक है, रोग का है। कमर में पीठ में दर्द देगा इस समय, कमर में पीठ में दर्द देगा। गैप आने से संबंधित समस्या है, शनि के साथ बीमारी का योग बना हुआ है। आपके पीठ में कमर में गैप आने का योग बना हुआ है, इसके कमर में बहुत दर्द है। अंकिता साहू जी, जबलपुर, समझ रहे हैं। दशा खराब ही बोलूंगा सर। बिजनेस के बारे में बताया, बिजनेस मैडम नुकसान ज्यादा होगा, अच्छा टाइम नहीं है। शनि बैठा हुआ है भाग्य पे, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर नुकसान ज्यादा होगा, ऐसा दिख रहा है। पितृ दोष लगा हुआ है काल सर्प का। दोबारा से डालिए डेट टाइम प्लेस एक साथ, जिसका भी प्रश्न है एक साथ लिख के डालिए, डेट टाइम प्लेस। चलो भाई, अब मैं ये भी बता दूं, जो क्लास सीखने वाले बच्चे हैं ना, वो फीस डालना चालू कर देना और मुझे स्क्रीनशॉट डाल देना यहाँ पे अगर हैं तो। जो भी क्लास सीख रहे हैं वो अपनी फीस डालना चालू कर देना। 3,000 रुपए मंथली चार्जेस हैं, ठीक है। बैक पेन रहेगा अभी 6-7 साल। कमर में गैप आने का योग है। गैप मतलब समझ रहे हो, हड्डी जो गैप आ जाता है। राहु केतु की शांति करवाओ, नहीं तो गैप ले आएगा कमर में, हड्डी में गैप ले आएगा। वो जो हड्डी में गैप आ जाता है ना रीढ़ की, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। थोड़ा इस ग्रहों से संबंधित जानकारी ले लेना एक बार। काल सर्प दोष लगा हुआ इस टाइप का, देखो पूर्ण ग्रह, सारे ग्रह बंधे हुए राहु केतु के बीच में दिख रहा हो तो
राहु केतु के बीच में ये सारे ग्रह बन गए और सूर्य शनि एक साथ बैठा है। तुम्हारी कमर में तो भाई साहब ये कमर तोड़वा देगा। क्या बताऊं, इतना खराब योग लग रहा, कमर को डिस्टरबेंस ज्यादा देगा। चलिए मैं राकेश वर्मा की देख रहा हूं। राकेश वर्मा 26 सितंबर 2000 9:15 AM अमृतसर। आप बोल रहे हैं सर सरकारी नौकरी संबंधित गुरु सूर्य को देख रहा है। शनि 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 शुक्र शनि दृष्टि सूर्य दोनों की राशि में बैठा। सर है नौकरी का योग सरकारी, IT फील्ड से संबंधित कोई पढ़ाई करेगा योग है, और नहीं तो जो भी पढ़ाई करेगा IAS IPS अधिकारी अच्छा योग है इस बच्चे के। अमृतसर पंजाब सरकारी नौकरी का योग है सर। राकेश वर्मा जी आपके बारे में बताया गया। प्रीति हवलदार मैडम शेयर का टैग नहीं होता तो मैं कभी नहीं देखूं। योग है जी, सरकारी नौकरी का योग प्राप्त करेगा, नौकरी से संबंधित प्रबल योग है। शेयर का टैग नहीं है अनु त्यागी जी, बात भी नहीं करता मैं जिसका शेयर का टैग नहीं होता उसके बारे में। मोनिका सूद जी का भी शेयर का टैग नहीं है। शेयर करिए वीडियो को, टैग लीजिए, बात करिए, मैं बता दूंगा, चार्ट देख दूंगा। वैसे तो मेरी क्लास हो गई है पूरी, मुझे बैंक जाना है, मैं जा रहा हूँ बैंक। अनु त्यागी जी आपका शेयर का टैग आ रहा है, पूछ लो जल्दी से। महाराज जी ने एक चेक दे दिया मुझे, पेमेंट बाहर करके लेके आनी है। मेरे महाराज जी ने मुझे सुबह सुबह एक चेक पकड़ा दिया, कह रहे बेटा पेमेंट बाहर कर देना। तो मुझे जाना है बैंक, मैं जा रहा हूँ बैंक में। अन्नू बेटे तुम्हारी डिटेल में क्या है? 21 से 8/2013 मेरी बेटी है, उसको पढ़ाई कैसे? बच्ची बीमार रहती है, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक करेगी, थोड़ा गुस्से वाली है, बीमार ज्यादा रहती है, थोड़ी बहुत समस्या दिख रही है, बीमार रहेगी, समस्या दिख रही है। राहु पक्षियों को अनाज खिलवाया करो इस बच्ची के हाथ से। अन्नू जी पढ़ाई ठीक करेगी, पक्षियों को अनाज खिलाया करो, इस बच्ची को बोला करो पक्षियों को अनाज डाला करेगी। 30/11/83 30/11/83 2:45 है ये। हाँ 2:45 हो गया AM। और ये कहाँ का जन्म है? जगत सिंहपुर उड़ीसा, जगत सिंहपुर। वाह आ गया जगत सिंहपुर। क्या प्रश्न है इसका? बुझोती जगत सिंहपुर, क्या प्रश्न है मैडम? गुरुजी प्रणाम, मेरा पैसा बैंक में फंस गया है, कब तक मिलेगा? अच्छा पैसे बैंक में फंस गया आपका, बृहस्पति की दशा चल रही है, गुरु की, गुरु तो आपका गुरु में केतु है। अक्टूबर के बाद थोड़ा अच्छा योग है, अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर के बाद जो है थोड़ा सा अच्छा योग है, फंसा फूसा पैसा मिलने का योग है। विजेता चौधरी जी आप ही के बारे में बताया, 16 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा पैसा जो है आपका मिलने का योग है। ठीक है जी। मोनिका शुद्ध जी का देख रहे हैं 22/8/73 और ये है आपका 7:30 PM 19:30 19:30। कहाँ का जन्म है जी सर? कांगड़ा हिमाचल, बहुत बढ़िया। उन्नीस 1973 साले 8। क्या प्रश्न है इनका? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। सर अभी देख देते हैं आपके चार्ट में क्या चल रहा है। शनि की दशा चल रही है 16 से 35 तक, शनि में केतु का गोचर है। सर ये तो काम धंधा बंद करने का योग बना हुआ है इस समय, कोई ना कोई काम धंधा डिस्टर्ब करेगा। शनि में केतु कुष्ठ रोग देगा, चरम रोग देगा, और कोई ना कोई ऑपरेशन का योग बनाएगा, बच्चे से डिस्टर्बेंस के योग बनाएगा, वाद विवाद झगड़े के। मोनिका सूद जी बड़ा खराब टाइम बोलूंगा, शनि केतु, कोई ऑपरेशन का योग, पैरालिसिस मारने का योग, हाथ पैर शून्य पड़ जाने का योग, ये सारा डिस्टर्ब टाइम है। मोनिका जी सूद जी बहुत खराब टाइम है शनि केतु।
शनि आपका अच्छा है, पर ये शारीरिक कष्ट जरूर देगा। या तो संतानों की पढ़ाई डिस्टर्ब कराएगा, संतान को भी डिस्टर्ब करेगा, आप लोगों को भी तकलीफ देगा। पैरालिसिस मारने का भी योग बना हुआ है ये वाला, मैं ये भी बताऊं, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। हाथ पैर शून्य पड़ जाते हैं, लकवे पड़ते हैं इस समय में, बहुत लोगों को पड़े हैं ऐसे लकवे। पैरालिसिस मारने का योग चल रहा है, खराब ही टाइम बोलूंगा, कष्टकारक है। कहा बोरे कौन बोए कार बोटे कार लिए कार ছেলের ওটা কোন ছেলের ওটা তো বইটা কার বলে ওই অফিসে দিয়ে দে, স্কুল অফিস সাধারণ আছে দিয়ে দে ওইখানে चार। हाँ ऑफिस से दिए दे, ऑफिस से स्कूल ऑफिस से दे। 4 नवंबर 1990 9:30 AM 9:30 AM। ये कांगड़ा का है, सोनिका जस्सल जी कांगड़ा। ठीक है मैडम, मैं आपकी देख देता हूँ 4 नवंबर का जो है। क्या प्रश्न है आपका? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। मेरी शादी कब होगी? मेरा फैशन डिजाइनिंग का काम है मैडम। अच्छा ही हो गया आपके चार्ट में थोड़ा सा। और राहु से क्या है, नहीं अभी आपकी शादी के बारे में बता देते हैं। राहु की दशा चल रही है मैडम, विवाह में थोड़ा सा विलंब करेगा। राहु बैठा हुआ देख रहा था, राहु में शुक्र का गोचर चल रहा है। राहु में शुक्र कहाँ गया भाई? शुक्र, राहु की पंचम दृष्टि शुक्र। मैडम शादी का योग बना हुआ है, जल्दी में शादी हो जाएगी, 1-1.5 साल के अंदर में शादी हो जाएगी। योग बना हुआ है, बहुत प्रबल योग बना हुआ है। आप एक काम और करिए, मैं आपको बताऊं, एक बार अगर हो सके तो राहु केतु की शांति कराइएगा। राहु आपके पंचम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में भी डिस्टर्ब करता है, काम धंधा भी अटका देता है, रोक देता है, डिस्टर्ब करता है, बहुत सारी डिस्टर्ब दिख रही है। सोनिका जसल जी होगी। और मेरा फैशन डिजाइनिंग की जॉब कब लगेगी? अच्छा, जॉब से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं तो मैडम आपके कामों में बाधा देने वाले राहु की दशा चल रही है, जो कि काम बिगाड़ेगा। राहु जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोक देता है, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है, जो कि 3rd घर से बैठे हुए पंचम पूर्ण दृष्टि से आपके व्यवसाय और विवाह वाले घर को देख रहा है। ठीक है, आपके कार्यों में बाधा जरूर देता है। शुक्र का गोचर चल रहा है, मई 2024 से पहले शादी हो जानी चाहिए। 23 में या 24 से पहले शादी हो जाएगी, उसमें कोई देरी नहीं होगी, ये भी बता दूं। 1-1.5 साल के अंदर शादी होने का पूर्ण रूप से योग है। राहु में शुक्र की दशा चल रही है। आपका सप्तम भाव का जो मालिक है ना, लॉर्ड, विवाह के घर का कौन है पता है? शुक्र ही है। और शुक्र की दशा ही चल रही है, वो बस राहु की दशा आ गई है, इसलिए वो डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए वो डिस्टर्ब करना है, नहीं लगने दे रहा है विवाह से संबंधित। अच्छा, रिश्ते आ रहे हैं, बातचीत होती है, उसके बाद दोबारा रिस्पॉन्स नहीं मिलता कोई, ये डिस्टर्बेंस है। उसके बाद रिस्पॉन्स दोबारा से कोई नहीं। जॉब भी लग जाएगी आपकी, टाइम चल रहा है अच्छा। और जॉब फिर आपके परमानेंट नहीं, आपके तो बिजनेस का बड़ा अच्छा योग था, फैशन डिजाइनिंग वाला। चलिए मैं बंद कर रहा हूं अब लाइव सेशन को, बस की नहीं है मेरा देखना, मैं जाऊं, मुझे काम है और भी। और ये जिनकी पूर्ण डिटेल नहीं है उसके मैं नहीं बता पाता, जिनके पूर्ण डिटेल नहीं होती है। ये निधि चौहान जी ने पूछा हुआ है, तो यहाँ पे बेटा घर का हमारे डिटेल चाहिए होती है। नेहा बहल जी का जो है उनकी भी पूर्ण डिटेल नहीं है, नेहा जी की पूर्ण डिटेल नहीं है। डेट लिखिए, डेट से सिर्फ नहीं बता पाऊंगा, मैं तो बता दूंगा डेट से कि आप बीमार रहते हो, सिर्फ यही बता पाऊंगा। क्योंकि 25/7 केतु बहुत खराब है, आपके रिलेशन भी बड़े खराब होते हैं, आपका दोस्त मित्र कोई नहीं होगा, समझ रहे? चलिए पर्सनली किसी को चार्ट दिखाना हो तो दिखा सकता है, 200 रुपए चार्ट है। हस्तरेखा भी दिखवा सकता है, जैसे भी जिसको जो पूछना है पूछ सकता है। ठीक है, 200 रुपए पर्सनली चार्ट से संबंधित चार्जेस हैं। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षार्थी जो भी हैं, कुछ जिसे भी पढ़ाई वढ़ाई करनी है वो मुझसे जुड़ सकता है। व्हाट्सएप पे अपना स्टूडेंट लिख के डाल दे तो मैं उससे जुड़ जाऊंगा, उससे क्लासेस चालू करके उसे बता दूंगा कैसे चल रही है, क्या चल रही है। अभी लाइव सेशन को मैं बंद कर रहा हूँ, आप लोग जाते जाते शेयर कर दो। कंचन कुमार जी, सर वीडियो को शेयर कर दो, और कुछ अधिक जानकारी चाहिए आपको, चार्ट दिखवाना हो तो 200 रुपीज नॉर्मल चार्ज है, मुझसे दिखवा सकता है जिसे भी दिखवाना। नेहा बहल जी एक बार पर्सनली दिखवाइएगा, डेट टाइम और प्लेस से, डेट टाइम और प्लेस। और अगर ये ना हो तो आप अपना हस्तरेखा दिखवाइए, एक चेहरे की फोटो भेजिए, फेस रीडिंग कर देंगे। ये सारी चीजें देखिए, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। और अभी मैं लाइव को बंद करने जा रहा हूं, मेरी क्लास हो गई है आज की, मेरे बस की नहीं है पढ़ाना। 7/4/2015 इसके चोट लगती रहती है, अन्नू त्यागी बच्ची के।